आज हमारे गेस्ट हैं आनंद माली, जिन्होंने एवरेस्ट और कंचनजंगा के अलावा दुनिया के टॉप 27 पीक सक्सेसफुली क्लाइम किए हैं। 80% लोग मरते हैं नीचे उतरते समय। Once you reach at the base camp safely, then it's successful. माउंट मंदा पर सबमिट करने वाली इंडिया की पहली और अब तक की एकमात्र टीम भी आनंद की ही थी। 1906 में एक काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई एवरेस्ट के ऊपर। 26 डेड बॉडीज थी। इस साल में 2026 में अनफॉर्चुनेटली इंडियन डाइड ऑन द एवरेस्ट। उसका डेड बॉडी लाने के लिए उन्होंने 1 करोड़ चार्ज किया। आज मैं सोचूं मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। 30 to 40 डेज चाहिए एवरेस्ट चढ़ने के लिए। 30 to 40 डेज। हमारा जो इक्विपमेंट होता है वो रोप में डाला और मैंने 2-3 स्टेप डाला एंड आई लॉस्ट माई कंट्रोल एंड आई स्लाइड ऑन दैट आइस। तो ऑलमोस्ट 30-40 फीट में जब नीचे साइड किया तो एक जगह पे मैंने जहाँ पे एंकर होता है वहाँ पे मैं घूम गया जोर से। कैन यू हेल्प मी, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, ऐसे मैंने जोर से चिल्लाया। लाइफ तो उसी टाइम मेरी खत्म होने वाली थी। तो उसने मेरा ऑक्सीजन निकाला, जोर से नाक के ऊपर पंच किया। जब भी मैं ऐसा होता था वो मुझे जोर से कान के नीचे बजाता था। मतलब उसने मुझे इतनी बार मारा मुझे याद भी नहीं है। रात को 7 बजे हमें कॉल आया वॉक पे कि डिवाइस होता है GPS, तो उसके पास था और उसके गर्लफ्रेंड के पास था, चिली में था। तो उसको उसने देखा डिवाइस पे, तो वो आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आगे वो नीचे नहीं उतर रहा था। देन आई रियलाइज समथिंग इज रॉन्ग। अगले 2-3 घंटे में रात को 9-9:30 बजे वो उसका GPS एक जगह पे रुक गया एंड ही डाइड ओवर देयर। तो उनकी भी अभी भी डेड बॉडीज वहाँ पे है। बॉडी पूरी सफ़ेद है, बाल सब उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई आपको ऑक्सीजन मास्क नहीं दे सकता। आपके सामने डेथ हो रही है, इतनी डेड बॉडीज आप देख रहे हो, डर नहीं लगता अब मैं क्यों जा रहा हूँ ऊपर? डर लगता है। सर सलामत तो पगड़ी 50, लाइफ है तो जहाँ है। और ये हेलुसिनेशन भी होता है वहाँ पर। बहुत बार एक क्लाइंबर के साथ ऐसे भी होता है कि दे लॉस द कंट्रोल, मतलब वो खुद को किसी को मारने लगते हैं या कुछ भी कहीं पे भी जंप कर लेते हैं। आप स्नो के अंदर जाते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ पे हो, क्योंकि बहुत बार ऐसे लोगों का हो चुका है कि वो ऐसे गिरे लेकिन ऊपर निकलना था, वो नीचे कूदने लगे। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ओलंपिक में आ चुका है। वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी क्वालिफाइड फॉर द एशियन गेम्स। राइट नाउ शी इज द यंगेस्ट क्लाइंबर फ्रॉम इंडिया। तो ये 50 फीट, मतलब जो आप बोल सकते हैं 5 फ्लोर बिल्डिंग है, वो 4.4 सेकंड में चढ़ रहे हैं। इतने स्पीड से बच्चे चढ़ते हैं। लुकला इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट एयरपोर्ट बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो उसकी जो एयर स्ट्रिप की लेंथ है वो नॉट मोर देन 200 मीटर। येती दिखा, बिगफुट दिखा, ये आत्माएं दिख रही हैं। वहाँ पे उन्होंने येती का स्कल रखा है। वेलकम आनंद हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू गीता जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। ओके, एंड आपने एक बुक लिखी है कंचनजंगा में जो आपने सबमिट किया था, उसके ऊपर मुझे एक कॉपी मिली और मैं पूरी कंप्लीट नहीं कर पाई, पार्ट 3 तक मैंने किया है, बट हार्डली आई थिंक कंचनजंगा पे किसी ने बुक लिखी है अभी तक। राइट, हाँ। तो महाराष्ट्र से मेरा दोस्त है भूषण, उसने ही लिखा है। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा है। ओके। आपने ना अभी तक 27 पीक्स ऑल ओवर वर्ल्ड कॉन्कर किया है। राइट। 30+ ईयर्स हो गए आपको माउंटेनियरिंग में। राइट। शुरू कैसे किया ये सब? सो ये जर्नी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली पहले मैं तो 10 साल के एज में ट्रैक मैंने चालू कर दिए थे। बेसिक सह्याद्री में जो हम ट्रैक करते थे, मेरे पिताजी कमिंस इंडिया लिमिटेड में थे, तो वहाँ पे क्लब था गिरी कूजन, तो उनके साथ मैंने ट्रैकिंग चालू कर दिया। लेकिन ट्रैकिंग में ऐसे हुआ कि ट्रैकिंग एक सर्टन लिमिट तक ही आप एडवेंचर में जा सकते हो, लेकिन माउंटेनियरिंग की जर्नी में बोलूँ तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई। एक तो ऐसा हुआ कि हमारे क्लब में एक स्लाइड शो था, तो राजेश पठाड़े जो 98 के एवरेस्ट के टीम के मेंबर रह चुके, सो 1998 एवरेस्ट जो है, जो फर्स्ट टाइम इंडियन सिविलियन ने अटेम्प्ट किया था, और सुरेंद्र चौहान जो थे उन्होंने पहली बार वो एवरेस्ट टाइम किया एज अ सिविलियन। आर्मी से या गवर्नमेंट हेल्प से काफ़ी सारे लोगों ने एवरेस्ट किया है पहले भी, लेकिन इंडिया से सिविलियन एज अ सिविलियन टीम से वो सुरेंद्र चौहान जो चढ़े थे वो 1998 में चढ़े थे। तो उनके टीम के एक मेंबर थे राजेश पठाड़े सर, उन्होंने एक स्लाइड शो रखा था। तो मेरा पहले 11-12 FY में NCC खत्म हुआ, तो अभी क्या करना है सेकेंड ईयर से, तो मैंने जून में एक स्लाइड शो अटेंड किया। उस टाइम पहली बार पुणे में 2002 में क्लाइंबिंग कंपटीशन होने वाली थी, जो वेज जोन क्लाइंबिंग कंपटीशन थी। इसको हम स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग बोलते हैं। तो उन्हें स्लाइड शो के बाद बोला कि अरे आप सब सारे यंग लड़के हो, वाई डोंट यू ज्वाइन फॉर दैट क्लाइंबिंग कंपटीशन। तो मैंने चलो ट्राई तो कर सकते हैं पहली बार। तो ट्राई करने के बाद इस इमीडिएटली एक दो अटेम्प्ट मैंने सिर्फ प्रैक्टिस किए हो गए, एंड देन कॉम्पिटिशन खेला। देयर वर 127 पार्टिसिपेंट एंड फॉर द फाइनल आई क्वालिफाइड। दे टुक
not more than 27 participants they took for the in the final and I was one of the finalist. 2 दिन के प्रैक्टिस पे से। तो जो बाकी लोग थे उन्होंने बोला कि आनंद तेरा क्लाइंबिंग अच्छा है, देन व्हाई डोंट यू कंटिन्यू द क्लाइंबिंग। तो वहाँ से जर्नी चालू हुई एक्चुअली क्लाइंबिंग की। बट माउंटेनियरिंग बोल सकते हैं तो वो चालू जो हुआ वो था पीक माउंट शिवलिंग, जो गिरिप्रेमी ने 25th ईयर के, इसलिए उन्होंने वो पीक चूज़ किया था। तो व्हाई आई एम टेलिंग यू इंटरेस्टिंग, तो वो ऐसा हुआ कि इनिशियली मैं टीम में था, बाद में टीम से बाहर हो गया मेरे पर्सनल रीज़न की वजह से, एंड वापस मैं टीम में आ गया। तो जब मैंने पीक चढ़ा ये, तो जब हमारा एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मैंने यही बोला कि गिरिप्रेमी जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है वो 1982 में एस्टेब्लिश हुआ। मेरा बॉर्न ईयर 1982 है। क्लब का जो ब्रीद वाक्य हम बोल सकते हैं सेंटेंस, वो था आनंदासाठी गिरिवरण, मेरा नाम था आनंद। और उन्हें जो पीक चूज़ की थी उसका नाम था शिवलिंग, मेरे डैड का नाम शिवलिंग है। तो ये कोइंसिडेंटली सब कुछ उस टाइम लकीली हुआ और मैंने वो पीक चढ़ ली। तो मुझे लगता है कि आपके डेस्टिनी में लिखा होगा तो वो होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं पहली बार टीम में नहीं था, फिर बाद में आ गया, तो इसलिए वो हो चुका मुझे लगता है कि, एंड देन द एक्चुअली माउंटेनिंग जर्नी हम बोल सकते हैं कि वहाँ से मैंने चालू कर दी गिरिप्रेमी के साथ। ओके। तो आपने एवरेस्ट भी चढ़ा है, राइट। कांचनजंगा भी, और Yes. एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, यस, और कांचनजंगा टेक्निकली सबसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट पीक है, पीक है। हाँ, राइट, वर्ल्ड राइट, में। यस। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में आपके? ओके, सो एवरेस्ट ऐसे के लिए बेसिकली कॉमन लोगों के लिए एवरेस्ट ही पता है सबको। मतलब यहाँ पे भी पहाड़ में जाते तो लोग बोलते हैं आपने एवरेस्ट किया, मतलब कौन सा भी माउंटेन जाते लोग एवरेस्ट ही बोलते हैं। हाँ, हम बुक में भी यही पढ़ते हैं, इसने हाँ, एवरेस्ट एवरेस्ट किया, हाँ। हम्म। तो एवरेस्ट डेफिनेटली वन ऑफ द नोन पीक है, सबका ड्रीम पीक होता है। लेकिन एवरेस्ट में भी चैलेंजेस है, ऐसे नहीं कि एवरेस्ट में चैलेंजेस नहीं है। जैसे खुम्बू आइसफॉल हम बोलते हैं, खुम्बू आइसफॉल जहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे आपको क्रिवेस, क्रिवेस मतलब जहाँ पे जब आप चलते हो उसके ऊपर लैडर डालते हैं। लैडर मतलब खुम्बू रिवर इज एक्चुअली इस रिवर, बट इट्स अ फ्रोजन रिवर। तो उसके ऊपर आप जब चलते हो तो जो आइस ब्लॉक्स होते हैं वो कम से कम एक एक दो दो, मतलब जो बिल्डिंग होते हैं फ्लोर उतने हाइट के होते हैं। तो उस पर जब चलना पड़ता है तो आपको केयरफुली चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप चल पड़े और हो गया, ऐसा नहीं होता। वो भी आपको जर्नी चालू करनी पड़ती है। मतलब जब भी आप बेस कैंप से कैंप पहुंच जाते हैं वो रात को 2 बजे निकलना पड़ता है। तो 12-1 बजे उठो, ब्रेकफास्ट करो, खाना खिलाओ। उस टाइम खाने का मन भी नहीं करता, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि आप जब रात को 1-2 बजे निकलते हैं तो सुबह आपको पहुँचते-पहुँचते 8 बज जाते हैं कैंप 1 के लिए, और देन कैंप 2 पे पहुँचते-पहुँचते 11-12 बजते हैं। तो इतने टाइम के लिए आपको जब चलना है तो थोड़ा खाना ही पड़ता है वहाँ पे। एंड वहाँ पे जैसे मैंने बोला कि क्रिवासेस है, आइस ब्लॉक्स है, वो कभी भी गिर सकते हैं। या क्रिवास के ऊपर वो लैडर लैडर इतनी लंबी होती है, 2-2 3-3 लैडर लगती है। एंड नीचे इतना डेप्थ होता है कि कभी-कभी एंड मतलब दिखता भी नहीं है, पूरा ब्लैकआउट दिखता है। तो उसके ऊपर जब आप लैडर पे चलते हो, इट्स वन ऑफ द चैलेंज, मतलब इतना ईज़ी नहीं होता चैलेंज वो चलना। देन कैंप 3 है, कैंप 2 से कैंप 3 जो हम लोत्से फेस बोलते हैं, इस अराउंड 60 डिग्री क्लाइंब है, लेकिन वो पूरा ब्लू आइस है। तब जब आप चढ़ते हो उसके ऊपर तो क्रैम्पॉन जिसे हम बोलते हैं, जैसे हम शूज़ को नेल्स लगते हैं, तो उसका हम वो टेक्निकल वर्ड है क्रैम्पॉन। वो क्रैम्पॉन पहन के आपको चलना पड़ता है। तो जब आप चलते हो तो आपको केयरफुल चलना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से बहुत बार ऐसा होता है कि रॉकफॉल भी होता है। तो 2012 में अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुआ था कि एक साइक्लोन आया था। उस चक्कर में काफ़ी सारे पत्थर वो उस पे थे, मतलब जो आइस में, एंड जैसे धूप निकलती थी, जैसे स्नो मेल्ट होता था, वैसे वो पत्थर नीचे आने लगते थे। तो जो ऐसा हुआ था कि भूषण मेरा दोस्त है, वो मेरे पीछे चला था, मैं आगे चल रहा था। हमारे एक बीच में हमारा एक टीम मेंबर था। तो ऊपर जो पत्थर जो आ रहे थे उसका स्पीड आप सोच सकते हो 80 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब गोली की बुलेट की तरफ वो सब रॉक निकलते थे। तो उसको हम बच के जा रहे थे हम। अनफॉर्चुनेटली मेरा दोस्त जो भूषण है उसको लग गया। लकीली उसके पास हेलमेट था, इसलिए वो बच गया। अदरवाइज इमेजिन 100 किलोमीटर पर आवर से जब पत्थर आता है तो इतना साइज का छोटा पत्थर भी आपको पूरा छेद करके निकल जाएगा बॉडी से, इतना इफेक्ट करता है। तो ये सब करके आप जब कैंप 4 साउथ कोल पहुंचते हो, कैंप 4 इज अ यू कैन से वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, जहाँ पे अल्टीट्यूड है 20 अराउंड 6000 फीट है। एंड लोग बोलते हैं कि वन ऑफ द गार्बेज पॉइंट, क्योंकि पहले बार ऐसे होता है कि जहाँ पे बहुत सारे डेड बॉडीज हुआ करती थी, अभी काफ़ी सारी डेड बॉडीज निकाल दी उन्होंने। 90s के टाइम तो वहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने बुक में पढ़ा है 26 डेड बॉडीज थी वो साउथ कोल में। एंड साउथ कोल इज अ प्रॉपर फ्लैट ग्राउंड, मतलब जहाँ पे 3-4 फुटबॉल ग्राउंड बैठ सकते हैं उतना फ्लैट ग्राउंड है। ये डेड बॉडी स्किन की है? डेड बॉडीज जो क्लाइंबर आते हैं, शेरपा है उनकी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग चढ़ते थे वहाँ पे जब पहुँचते थे, सी पहले काफ़ी हम सोच बोले तो इतना अच्छा इक्विपमेंट नहीं था। जब जब पहला एवरेस्ट चढ़ा गया 1953,
तब वो शूज़ जो यूज़ करते थे वो चमड़े के जूते थे, और जहाँ पे -40 डिग्री टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में वो जूता कड़क हो जाता, मतलब चमड़ा टेम्परेचर बहुत कड़क हो जाता था, वो पहनने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। जो उनके पास सूट थे वो इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं थे, एंड कहीं अनफॉर्चुनेटली बैड वेदर हुआ तो चांसेस आपके मरने के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे 1906 में एक काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई एवरेस्ट के ऊपर, उस दिन 16 लोग मर गए, तो उनकी अभी भी डेड बॉडीज़ वहाँ पे है। ऐसा था कि पहले वो डेड बॉडी लेके आना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि एज़ अ कॉस्ट वाइज़ भी बहुत ज़्यादा, मतलब अभी इस बार इस साल में 2026 में एक अनफॉर्चुनेटली इंडियन डाइड ऑन द एवरेस्ट, उसका डेड बॉडी लाने के लिए उन्होंने 1 करोड़ चार्ज किया है। सो 1 सीआर टू द बॉडी शुड बी लाइक यू नीड टू टेक डाउन फॉर द चार्जिंग 1 करोड़। इसका चार्ज इतना क्यों होता है? क्योंकि एक डेड बॉडी लाने के लिए आपको 7-8 शेरपा लगेंगे। फिर वो उसकी खुद की लाइफ डिफिकल्ट में, मतलब दे पुटिंग देयर लाइफ इन द रिस्क। तो ये खतरे लेकर वो फिर दे चार्ज मोर, मतलब हर शेरपा विल फिर चार्ज 8 टू 9 लाख और 10 लाख। तो 7-8 से 80 लाख हुए। बाद में आपको हेली रेस्क्यू आ जाएगा, हेली के चार्जेस, इसलिए वो चार्जेस इतने लगते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि साउथ कोल टू समिट, इसे डेथ ज़ोन बोलते हैं, क्योंकि एयर मतलब जो है उसमें जो ऑक्सीजन लेवल है ओनली 5% है। तो विदाउट ऑक्सीजन द नॉर्मल ह्यूमन कैनॉट सर्वाइव। तो वहाँ पे आपका ऑक्सीजन मास्क कुछ बंद पड़ गया, तो चांसेस बहुत है कि आप मरने के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ 2012 में, आई कुडन्ट सबमिट एवरेस्ट ऑन 2012। तो ऐसे हुआ था कि हम कैंप 4 से निकले समिट के लिए। तो हमारी टीम में उस टाइम 2012 में टीम में टोटल क्लाइंब वाज 12 मेंबर्स। आउट ऑफ 12 वी वर ऑलमोस्ट 10 वर अटेम्प्टिंग फॉर द समिट ऑन 19 मई 2012। तो रात को हम सब निकले 8-9 बजे समिट के लिए। तो जब हम चल रहे थे, तो आफ्टर क्लाइंब सर्टेन पॉइंट वी रीच एट बालकनी। व्हाई वी कॉल बालकनी दैट प्लेस? बिकॉज़ जहाँ पे आप बैठ के, जैसे बालकनी में हमको व्यू दिखता है, जैसे आपको नेपाल एक साइड, नेपाल एक साइड तिब्बत, ऐसे आपको दिखता है। तो वो बालकनी में हम पहुँच गए थे। उसका अल्टीट्यूड लगभग 8500 मीटर है। लास्ट 400 मीटर बच जाता है समिट के लिए। तो ऐसे हुआ कि मैं जब बालकनी में पहुँचा, तो वहाँ पे मेरा जो ऑक्सीजन मास्क था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। होता क्या है, जब ऑक्सीजन मास्क आप यूज़ करते हो, तो ऑक्सीजन मास्क के आपके सामने एक होल होता है। दूसरा यहाँ पे एक होल होता है, जहाँ से जैसे मॉइस्चराइज़र अंदर जाने की वजह से, मतलब आप ड्राई ऑक्सीजन नहीं ले सकते। तो मॉइस्चराइज़र वो अंदर जाके आप ऑक्सीजन कंज़्यूम कर सकते हो। तो ऐसे हुआ कि हमको पहले ही बोला गया था कि आप ये होल कुछ भी हो जाए बंद नहीं होना चाहिए। तो जब फूड यूज़ किया था, तो ये क्लोज़ हुआ था। वो कब बंद हुआ मुझे पता नहीं चला, रात के टाइम। एंड ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, 25 मिनट्स आई डिडन्ट टेक ऑक्सीजन। तो एक पॉइंट ऐसा है कि मुझे आई वाज़ वॉकिंग ऐसे, जैसे हम डिज़ीनेस आता है वैसे मैं चल रहा था। तो एक जगह मैं बैठ गया। तो वन ऑफ माय टीममेट जस्ट पास्ड थ्रू, ही आस्क्ड मी, "आनंद, व्हाट हैपेंड?" मैंने कहा, "कुछ नहीं, तू जा आगे, मैं जॉइन कर लेता हूँ।" क्योंकि आई डोंट वांट टू मेरी वजह से कोई रुक जाए। जैसे वो आगे निकला, मैं एक 10-15 मिनट चला, तो मुझे डाउट लगा कि मेरे ऑक्सीजन मास्क में कुछ तो प्रॉब्लम है डेफ़िनिटली। तो मैंने मेरे शेर्पा को बोला कि, "देख भाई, आई फील समथिंग डिफरेंट, आई डोंट वांट टू सबमिट।" द शेरपा गॉट शॉक्ड, क्योंकि लास्ट 300 मीटर बचा था, 300 मीटर। एंड उसने बोला कि, "आनंद, आर यू मैड? मतलब लास्ट 350 मीटर बचा है एंड यू वांट टू क्विट योर समिट अटेम्प्ट?" यस, आई वांट। क्योंकि मुझे पता है, नीचे जब हमारी मीटिंग में बात हुई थी, वहाँ पे हमारे सर थे संजय डोईफोड़े, तो उन्होंने बोला था कि सबको मेंबर को बोला था रादर, "सर सलामत तो पगड़ी 50, लाइफ है तो जहाँ है।" तो वो सेंटेंस एक तो मुझे याद आया कि एक तो कुछ तो डिफरेंट लग रहा है, मतलब नॉर्मल में इससे पहले बहुत सारे पिक्स क्लाइंब कर चुका हूँ, तो मुझे पता था कि नॉर्मल जब बिहेव होता है, और ये अभी थोड़ा अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड जो बॉटल था ऑक्सीजन मास्क का, वो बॉटल का अंदर जो बलून था वो बर्स्ट हुआ। तो मुझे 100% श्योर हुआ कि ये ऑक्सीजन मास्क में 100% प्रॉब्लम है। तो मैंने फाइनली क्विट करने का डिसाइड कर दिया। जैसे मैं बोला शेरपा को, शेरपा गुस्सा हुआ, ही लेफ्ट मी देयर एंड ही स्टार्टेड डिसेंडिंग डाउन। क्योंकि ऐसे होता है कि शेरपा जब सबमिट करते हैं, उनको जो सबमिट बोनस मिलता है वो अराउंड 1.5 लाख 2 लाख रुपए होता है। तो उसको लगा अभी मेरा तो सबमिट बोनस चला जाएगा इस चक्कर में। तो वो तो गुस्सा हो गया। उसने छोड़ के मुझे भागा नीचे। लेकिन मैंने लकीली एंकर, जो रोप में एंकर था कैरिबिनर, हमारा जो इक्विपमेंट होता है, वो रोप में डाला, और मैंने 2-3 स्टेप डाला, एंड आई लॉस्ट माय कंट्रोल एंड आई स्लाइड ऑन दैट आइस। तो ऑलमोस्ट 30-40 फीट में जब नीचे स्लाइड किया, तो एक जगह पे मैंने, जहाँ पे एंकर होता है, वहाँ पे मैं घूम गया जोर से। लकीली मेरा एंकर था इसलिए मैं बच गया, अदरवाइज़ एंकर नहीं होता तो उसी दिन उसी टाइम मेरा काम खत्म था। तो शेरपा ने मुझे, उसने देखा मुझे कि मैं ऐसे गिरा हूँ, वो वापस ऊपर आ रहा था। तभी मेरे सामने 2-3 क्लाइंबर थे,
तो अभी पता नहीं चला क्योंकि उस टाइम आपके गॉगल होता है, पूरा मास्क होता है, सब कुछ कवर होता है, यू डोंट रियलाइज कि कौन है। तो आई वाज शाउटिंग देम, कैन यू हेल्प मी, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, ऐसे मैंने जोर से चिल्लाया। तीनों ने मेरी तरफ देखा एंड दे स्टार्ट वॉकिंग, क्योंकि वहां पे कोई आपको ऑक्सीजन मास्क नहीं दे सकता। ना रीजन है नहीं कि देगा। हाँ उसने दिया तो उसका लाइफ, दे विल पुट इन लाइफ इन द रिस्क। तो किसी ने ऑक्सीजन मास्क नहीं दिया एंड वो चले गए। एंड शेरपा मुझे आया, उसने मुझे पकड़ा, खींचा एंड उठाया जोर से एंड चलो आनंद नीचे, ऐसे बोला, और नीचे हम आ गए, वापस बालकनी में आ गए। एंड बालकनी से आया तो ऐसे में बेहोश हो गया। देन शेरपा रियलाइज कि इसके सच में ऑक्सीजन मास्क में प्रॉब्लम है। फिर उसने तुरंत उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया और मुझे लगा दिया। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आई एम थैंक्सफुल दैट शेरपा, उसने वहाँ पे मुझे ऑक्सीजन मास्क दिया, अदरवाइज लाइफ तो उसी टाइम मेरी खत्म होने वाली थी। लेकिन उसने जो दिया, क्योंकि एक रीज़न है कि शेरपा जो स्पेशली सोलो खुम्बू में और जो एवरेस्ट रीजन में रहते हैं, तो उनका बाय बर्थ नेचुरल लंग सबसे भी अच्छा होता है, क्योंकि दे बॉर्न ऑन 14-15,000 फीट, तो उनका अच्छा वजह से उसने मुझे ऑक्सीजन मास्क दे दिया, इसलिए आई कैन से आई कैन सर्वाइव। तो मुझे दैट टाइम क्या होता, 20-25 मिनट मैंने ऑक्सीजन नहीं लिया था, तो मेरे को एक हेलुसिनेशन में जोन में चला गया था, तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मुझे एक थोड़ा-सा याद है, एक कोई तो फॉरेनर लेडीज़ आई, उनकी कुछ बात चल रही थी, तो उसने बोला शायद इसके ऑक्सीजन में कुछ तो बोला होगा, तो उसने मुझे मुँह में एक टैबलेट डाला। आई डोंट नो व्हाट टैबलेट शी पुट इन माय माउथ एंड आई इमीडिएटली वोमिटेड। एंड उसके बाद हर टाइम में मुझे वोमिटिंग होने लगा था, और वो वोमिटिंग उसके मास्क में ही हो रहा था कंटिन्यूअसली। तो शेरपा मुझे लगता है आधा 1 घंटा वो मुझे, चलो आनंद, यू कांट सिट हियर फॉर लॉन्गर टाइम बिकॉज़ इवन आई डिडंट यूज़ माय ऑक्सीजन एंड मे बी समथिंग विल हैपन। तो मुझे समझ में नहीं आता, उसने मुझे हाथ में रोप दिया, आनंद रो, ये रोप पकड़ो, नीचे आ जाओ। मैंने कहा कौन सा रोप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या चल रहा है यही समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने मेरा ऑक्सीजन निकाला, जोर से नाक के ऊपर पंच किया। देन आई रियलाइज समथिंग इज रॉन्ग एंड उसने मुझे कहा, आनंद डू यू वांट टू डाई अलाइव? दैट सेंटेंस ट्रिगर मी, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ तो गलत हुआ है, तो मुझे नीचे जाना चाहिए। एंड देन आई वाज फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शन। तो उसने मुझे बाद में बोला कि जब भी मैं ऐसा होता था, वो मुझे जोर से कान के नीचे बजाता था। मतलब उसने मुझे इतनी बार मारा, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन उसके बाद मेरा डर बैठा था कि ये मुझे मार क्यों रहा है? एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है एक तो। मैं तो नीचे मतलब पता नहीं कैसे चल रहा था। जैसे-जैसे मैं ऐसे होता था, वो फाड़ कर कान से नीचे ऐसा होता था मेरा। तो ऐसे हम उतरते ऑलमोस्ट 3-4 घंटे हुए हो चुके हैं, क्योंकि सुबह मैंने 3:30 बजे टाइम देखा था। उसके बाद मुझे इतना याद भी नहीं आ रहा है। एक जगह पे आया, मैं बैठ गया, तो उसने कहा कि आनंद भाई देख, लास्ट 4 घंटे से मैंने ऑक्सीजन उनके यहाँ खाते हैं, ऑक्सीजन खाया नहीं है, मैं नीचे चला जाता हूँ, आप बाद में आ जाओ नीचे। बोला ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी जान छूट गई, क्योंकि जिसने मुझे इतनी बार मारा था, तो मुझे डर लग रहा था ये क्यों मुझे मार रहा है। लेकिन आई थिंक टू कीप मी अलाइव और कीप मी अवेक, दैट्स व्हाई मुझे मार रहा था। वो तो उस टाइम मुझे पता ही नहीं चल रहा था। तो वो चला, तो मैं बोला कि चलो मेरी जान छूट गई, अभी तो मार तो नहीं खाऊंगा एटलीस्ट। तो मैंने सोचा कि तब तक मेरा मतलब कुछ कंट्रोल भी नहीं था। बट इस टाइम में जब मैंने बोला कि जैसे टेम्परेचर -40 होता है, तो जब मेरा ऑक्सीजन मास्क जब नीचे गया, तो यहाँ मुझे कोल्ड बाइट हुआ था एंड इट वॉज पेनिंग। तो हमारे ऑक्सीजन मास्क जो पहले हम यूज़ करते थे, तो उसमें एक पीछे बकल था, और इनके ऑक्सीजन मास्क में इलास्टिक बेल्ट था। तो वो मुझे काफ़ी पेन कर रहा था, इसलिए मुझे वो ऑक्सीजन मास्क निकाल के फेंकना था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत टाइम से कोशिश करता था निकलने की कोशिश हुआ, लेकिन इलास्टिक होने से वजह से वो निकल नहीं रहा था। फाइनली मैंने वो नीचे रख दिया। तो वो मुझे लगता है सही हुआ, उसमें बकल नहीं था, तो मैं निकाल के फेंक देता, और फिर तो डिफ़िकल्ट था। तो ऑक्सीजन मास्क यहाँ पे नहीं की वजह से वो ऑक्सीजन मुझे मिलता रहा। तो मैं ऐसे सोचा कि चलो बाद में हमारे दोस्त नीचे आएँगे, तब जाके मैं नीचे जाऊँगा। आई एम अ गुड माउंटेनियर, कल मैं जाऊँगा। ऐसे एनी थॉट उस टाइम मेरे मन में चले थे। वो बीच में जब हम उतरे, तो शेरपा ने मुझे डेड बॉडी भी दिखाया, वो मुझे डेड बॉडी भी पता नहीं चल गया कि ये डेड बॉडी है। तो ये सब कुछ हो रहा था। तो मेरा एक्चुअली जो ग्लोव्स था, हम मिटन बोलते हैं, वो मेरा उड़ के चला गया। तो मुझे ये इतना याद है कि नहीं, मैं हाथ बाहर नहीं रख सकता, मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। तो मैंने पॉकेट में रख दिया। तो ये सब कुछ ऑलमोस्ट 2-3 घंटे चल रहा होगा। फिर एक टाइम मैं बोला चलो, मैं आई एम अ गुड माउंटेनियर, आई कैन क्लाइंब टुमारो, ऐसे बोल के मैं नीचे आ गया, टेंट में आके सो गया। थोड़ी देर उसने आया, कुछ आनंद व्हेन डिड यू रीच, उसने मुझे पूछा। तो मैंने 3 बजे। तब मैंने टाइम देखा था, उस टाइम 1:30 हो चुके थे। तो जब मैंने वो उठाया, देन आई वाज़ इन रियल वर्ल्ड। तो मुझे पता कि अभी मतलब जैसे पता चला कि हमको जब उठाते हैं ना, तैसे नींद से खुलते हैं, वैसे मुझे ऐसे खुद नींद खुल गई, ऐसे बोल सकते हैं। तो सुबह 4 से लेके 1:30 तक मुझे क्या हो रहा था, ये बिल्कुल पता नहीं था। सिर्फ़ थोड़ी चीज़ें, उसने मुझे मार रहा है या कोई तो मेरे से पास जा रहा है, यही मुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं है। तो फिर मैं उस टाइम बहुत रोया। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम का एक मेंबर था, उसका भी समिट नहीं होता, वो भी टेंट में आया। तो उसने मुझे बोला, "आनंद क्यों रो रहा है?" मैंने कहा कि मेरा समिट नहीं है, उसकी वजह से नहीं रो रहा हूँ।
क्योंकि मैं उस टाइम मेरे पिताजी घर में अकेले थे और मुझे लगा कि मुझे कुछ हो जाता था तो वो कैसे सर्वाइव कर पाते, ये सोच के मुझे रोना आया। बट फॉर्चुनेटली उस दिन हमारे 8 के 8 लोगों ने सबमिट किया। दैट इज़ इट्स अ प्राइड फॉर अस, क्योंकि एक टीम के पुणे से 8 लोग जब सबमिट करते हैं एवरेस्ट, इट्स अ बिग अचीवमेंट एज अ सिविलियन। और ऐसे पहली बार हुआ इंडिया में जो सिविलियन टीम से 8 लोगों ने सबमिट किया था। उसमें एक स्टोरी भी ऐसे हुआ कि हम पानी पीने के लिए थर्मस यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे -40 टेम्परेचर में हमको उन्होंने एकदम बॉइल्ड वाटर दे दिया, और जब हमने थर्मस में बॉइल्ड वाटर भरा तो ऐसे हुआ कि जैसे वाफ आती है ऊपर, उस चक्कर में हमने जब थर्मस लगा दिया तो हमने वो क्लीन नहीं किया, तो -40 टेम्परेचर और वो वापस से थर्मस इतने पैक हो गए थे, तो जितने सारे हमारे टीम के मेंबर थे, किसी को भी पानी नहीं मिला। मतलब हमको पानी की आवाज़ आ रही है बॉटल में से, लेकिन थर्मस खुला भी नहीं। हमने उस पर पत्थर डाला, वो थर्मस ग्राउंड पे मतलब बार-बार मारा ग्राउंड के ऊपर, उस पे आइस एक्स मारा, सब कुछ किया। लेकिन इमेजिन करो 24 आवर्स किसी को भी पानी नहीं मिला था। तो विदाउट वाटर सब जो मेंबर थे उन्होंने सबमिट करके वापस नीचे सेफली आ गए। तो ये सब जब हो रहा था, तो पुणे में किसी को पता नहीं था। ऐसे हुआ था कि जो हमारा ऊपर फर्स्ट मेंबर जिसने सबमिट किया, तो उन्होंने वॉकआउट पे कॉल दे दिया कि 2 मेंबर का सबमिट हो गया एंड सब कुछ अभी ठीक है। ये सुबह 7 बजे मैसेज गया था। रात को 9 बजे तक किसी को नीचे मैसेज नहीं था। हमारी टीम के जो लीडर थे उमेश झिरपे, ही वाज़ ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट ऑन साउथ कोल, बट सबकी बैटरीज़ डाउन हो चुकी थी अनफॉर्चुनेटली। तो पुणे में ऐसे माहौल हो चुका था कि सुबह का मैसेज 7 बजे आया, लेकिन अभी रात के 9 बजे उसके बाद कौन-सा भी मैसेज नहीं आया। तो एक इंग्लैंड का क्लाइंबर था जो नीचे आया हमारी टीम का, तो उसको बोला कि हमें एक मैसेज पता चला कि आपकी इंडिया की टीम शायद वहाँ पे अटक पड़ी है। अभी 24 घंटे हुआ, किसी का सबमिट करके नीचे भी आ रहे, तो उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका होगा। आपके 4-5 मेंबर मरे हमें, ऐसे कुछ तो मैसेज आ रहा है। तो काफ़ी डर का माहौल था बेस कैंप में। तो पुणे में भी बहुत सारे रिपोर्टर, न्यूज़ रिपोर्टर क्लब ऑफिस पे आए थे। सब बोले, "आप बताओ क्या हुआ है?" लेकिन बेस कैंप में कुछ मैसेज नहीं था, तो वो भी क्या बताएँगे? तो लकीली वहाँ पे एक पता लगी कोई कॉन्टैक्ट हो रहा है इस कैंप 4 में, साउथ कोल में। तो उन्होंने वो कॉल के लिए $500 हमने कमिट किए कि हम $500 देंगे, लेकिन हमारे एक टीम मेंबर से जाके किसी से बात करो। लकीली वो बंदा हमारी टीम में आया, उसने मेरे पास वॉक करके दिया। फिर मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि हमारे 8 बंदे सबमिट कर चुके हैं, मेरा और गणेश का सबमिट नहीं हो चुका है, बाकी लेकिन सब ठीक है। तो जब ये मैसेज गया उनके पास, तब जाके सबने खाना खा लिया। मतलब जो टेंशन होता है एवरेस्ट के लिए, तो मैंने वही बोला कि एवरेस्ट में बोलते लोग कि 1000 लोग इस बार चढ़े हैं। चढ़ते लोग बहुत हैं क्योंकि फैसिलिटी काफ़ी अच्छे लेवल पे है, अभी आजकल इक्विपमेंट भी काफ़ी अच्छे लेवल पे आया है। तो इसलिए एवरेस्ट मैं बोलता हूँ ईज़ी नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। इसलिए नंबर अभी इतने नंबर में लोग चढ़ रहे हैं, क्योंकि द वे फैसिलिटी, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी आता है, इमीडिएटली रेस्क्यू होते हैं। इस चक्कर में लोग, बहुत सारे लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन इफ़ यू आस्क मी कांचनजंगा, तो कांचनजंगा काफ़ी रिमोट रीजन में है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर आने के लिए भी आपको पहले एक जगह पे आना पड़ता है, फिर उसके आगे 2 घंटे लगेगा हेलीकॉप्टर बेस कैंप में, फिर जाके रेस्क्यू होगा। तो कांचनजंगा का प्रॉब्लम सबसे आप बोलूँ तो, एक तो समिट जो था, जो हमने सुना था, उसके लिए 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे तो 27 आवर्स समिट पूछ लो, मतलब कैंप 4 से आप सबमिट करके वापस आने के 27 घंटे लगते हैं। तो इतना सबमिट पुश के लिए आपके पास एनर्जी चाहिए, मतलब आपको बहुत बार में भी पानी भी नहीं मिल सकता है, खाने को तो आप भूल ही जाओ, मतलब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आप कैडबरी या ड्राई फ्रूट्स यही खा सकते हो चलते समय। तो 24 आवर्स विदाउट फूड, समटाइम विदाउट वाटर, कैन यू सर्वाइव? तो ये डिफ़िकल्ट है कांचनजंगा में। इसके लिए हमने यहाँ पे एक प्रैक्टिस भी की थी। जैसे बहुत फेमस ट्रेक है, काथरस टू सिंहगढ़, देन राजगढ़ एंड तोरना, जो हमने ऑलमोस्ट 22 आवर्स हमने वॉक किया था नॉन स्टॉप विदाउट स्लीप। तो इसलिए हमने पर्पसली ये प्रैक्टिस प्लान किया था कांचनजंगा के लिए। तो कांचनजंगा में ये है कि कैंप 1 कैंप 2 में एक जगह पे रॉकफॉल है, लेकिन समिट पुश इज़ क्वाइट लॉन्गर, मतलब ऐसा ईज़ी नहीं है समिट पुश के लिए, ज़्यादा टाइम लगता है ज़्यादा टाइम उसमें। लगता है। और इवन एवरेस्ट में कितना? एवरेस्ट में समिट के लिए इफ यू गो, समटाइम्स पीपल क्लाइंब इन 13-14 आवर्स में हो सकता है। मतलब हमने 2013 में जब सबमिट किया था, तो हमने सुबह 5 बजे सबमिट किया, 10 बजे तक हम कैंप 4 आ चुके थे। लेकिन डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन, अगेन वो काफ़ी मैटर करता है, अगेन कितने लोग आने सबमिट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ। बट जैसे मैं बोला कि कांचनजंगा में एक डिफ़िकल्टी पैच वही है कि कितनी भी भीड़ हो, क्यों, एक तो ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करते भी नहीं है, तो फिर भी आपको 24-27 आवर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए कांचनजंगा के लिए। कंटिन्यूअस आप चलते कंटिन्यूअस जा आपको रहे चलना हो। है, नॉन स्टॉप चलना है 24 आवर्स।
वो भी ऊपर को ऊपर चढ़ना चढ़ना है, हाँ। हम्म, एंड सेकंड थिंग, जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमने कांचनजंगा जब क्लाइंब कर रहे थे, तो जब सम टाइम ऐसा होता है कि मतलब किसी क्लाइंबर को होता है, मुझे एवरेस्ट में नहीं होता, लेकिन कांचनजंगा में जब हम जब ऑक्सीजन ले रहे थे, तो जैसे पियर्सिंग होता है यहाँ पे, तो जैसे सुई चुभती है, वैसे हर ऑक्सीजन जब मैं गल्प करता था तब सुई चुभ रही थी मेरे को यहाँ पे, बिकॉज ऑफ ड्राई ऑक्सीजन। वो कभी कभी होता है, और उस टाइम मुझे इतना हो रहा था कि हर जब मैं ब्रीथ कर रहा था वो चुभ रही थी, मुझे सुई जैसे चुभ रहा था अंदर। लेकिन ऑप्शन भी नहीं था कि आपको ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया या ऑक्सीजन मास्क निकल दिया, ये पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। तो वो पेन लेके आपको चलना पड़ता है बहुत बार। तो वो पेन लेके हम चल रहे थे। आई जस्ट शेयर द इंसिडेंट ऑफ कांचनजंगा। देयर इज अ क्लाइंबर फ्रॉम चिली, हिज नेम इज रॉड्रिगो। तो देखो नसीब में कैसे होता है, मैं बोलता हूँ कि कभी कभी आपका माउंटेन भी बोलता है कि दिस इज नॉट राइट टाइम टू क्लाइंब। समटाइम माउंटेन गिव इंट्यूशन। तो ऐसे हुआ था कि रॉड्रिगो वो हमारे एक दिन पहले ऑलरेडी कैंप 2 में पहुंच गया था, एंड ही वांटेड टू सबमिट बिफोर आवर समिट डे। तो ऐसे हुआ कि हम जब कैंप 2 में पहुंच रहे थे, तो हमें एक बंदा ऐसे कोई तो पोल जा रहा है नीचे, वो उसके पीछे भाग रहा है। हम ये क्या हो रहा है, हमको समझ में नहीं आया। तो वो जब वापस आया तो उसने हमें रिक्वेस्ट की कि ओके कैन यू हेल्प मी बिकॉज आई लॉस्ट माई टेंट पोल। वो जो नीचे चला गया है, तो आई डोंट हैव टेंट राइट नाउ, कैन यू accommodate in the tent? We are, yes, we are fine. You can, because anyways, there are 2 members in one tent. You can accommodate with them. Is finally, मतलब it won't be a problem. तो वो कैंप 2 में रह गया। अभी हम कैंप 2 से कैंप 3 पहुंच गए। तो यूजुअली क्या होता है, जब धूप निकलती है हम अपने स्लीपिंग बैग टेंट के ऊपर डालते हैं, क्योंकि स्लीपिंग बैग जो बनते हैं वो फिदर से बनते हैं स्पेशली। एक्चुअली जो यूरोप में बर्ड है आइडर गूस, तो वो गूस का जो फिदर होता है, अपर लेयर, मिडल लेयर एंड डाउन लेयर। तो डाउन जो फिदर होता है उससे वो बनते हैं। जितना आप धूप दोगे उतना वो ज़्यादा फूलते हैं, और इस वार्म ऑल्सो। तो दैट्स फेदर जैकेट और फेदर स्लीपिंग बैग जो होती है वो -40 -50 डिग्री में सर्वाइव कर सकते हैं आप। तो हमने भी डाल दिया ऊपर, उसने भी डाल दिया ऊपर, लेकिन थोड़े हमने निकाल दिए, तो उसका ऊपर ही रह गया था। एंड सडनली वेदर चेंज हुआ, एंड सडनली बहुत विंड आ गई और उसका वो स्लीपिंग बैग उड़ के चला गया। दिस थर्ड साइन था कि दिस इज नॉट राइट टाइम टू क्लाइंब। तो उसका स्लीपिंग बैग चला गया। तो उसने बोला कि ठीक है, उसने शेरपा से रिक्वेस्ट किया, शेरपा ने और वहाँ पे स्लिम बैग दिया और उसने टेंट में एडजस्ट कर दिया। वी रीच एट द कैंप फॉर लास्ट समिट कैंप पूछा। तो हमने पूछा कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट 5 PM, व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद अस? तो उसने बोला नहीं नहीं, मैंने लास्ट ईयर सबमिट किया था। तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि उसने जब सबमिट किया था तो उसका सबमिट का फोटो ठीक से नहीं आया था, इसलिए वो वापस आया था सबमिट करने के लिए। तो उसने रिक्वेस्ट कैन यू गिव मी द वाटर? देन वी आर फाइन। तो उसको एक थर्मास दे दिया, थर्मास में उसने पानी भर दिया और वो डाउन सूट में यहाँ पे रख दिया। अनफॉर्चुनेटली वो थर्मास उल्टा हुआ और वो ठीक से लगा नहीं था, तो पूरा वाटर उसके डाउन सूट में चला गया। वो पूरा डाउन सूट गीला हुआ है। तो दिस इज थर्ड साइन कि दिस इज नॉट राइट टाइम टू क्लाइंब। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं फिर भी क्लाइंब करूंगा। तो वो रात को 9-10 बजे कुछ तो निकला होगा। हम सबमिट करके 2 बजे हमारा लास्ट मेंबर 4 बजे तक आ चुका था। तो मैं उसी टेंट में सोया था जहाँ पे वो रॉड्रिगो और हमारे 2 मेंबर थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आनंद, वो रॉड्रिगो शायद आ जाएगा। मैंने जब आएगा तब मैं उठ के दूसरे टेंट में चला जाऊँगा। तो रात को 7 बजे हमें कॉल आया वॉक-टॉकी पे कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, उनके पास जो डिवाइस होता है जीपीएस, तो उसके पास था और उसके गर्लफ्रेंड के पास था, चिली में था। तो उसको उसने देखा डिवाइस पे, तो वो आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे वो नीचे नहीं उतर रहा था। क्योंकि जब वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स उसने जहाँ पे माउंटेन में नहीं निकाले, एंड ही वाज़ क्लाइंबिंग विदाउट ऑक्सीजन, तो शायद ही लॉस्ट हिज कंट्रोल ऑन हिज ब्रेन। तो उसको पता नहीं चला था क्या हो रहा है उसके साथ। तो ही कॉल्ड एट बेस कैंप। सो हमारे जो लीडर थे उमेश झिरपे, हम उनको मामा बोलते हैं, उन्हें ऊपर कॉल कर दिया कि ऐसे-ऐसे वो रॉड्रिगो शायद ऊपर ही है, वो ऊपर-नीचे कोई ऊपर हो तो हेल्प करने के बोलो। क्योंकि नीचे से ही ऑलमोस्ट नियर द समिट, तो ऊपर जाने के लिए ऑलमोस्ट 12-14 घंटे जाके तो पॉसिबल नहीं था रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन अगले 2-3 घंटे में रात को 9 साढ़े 9 बजे वो उसका जीपीएस एक जगह पे रुक गया एंड ही डाइड ओवर देयर। सो मुझे वो बहुत बार ऐसा लगता है माउंटेन आपको साइन देता है कि आपको वो सुनना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि माउंटेन में बहुत बार माउंटेन इंट्यूशन देता है कि इफ सी नसीब में होगा तो डेफिनेटली क्लाइंब होगा। जैसे मैंने बोला कि 2012 में मेरा सबमिट नहीं हुआ, लेकिन 2013 में मेरा सबमिट हो चुका है एवरेस्ट। तो आपको सुनना चाहिए। हाँ, तो बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत लोग ऐसे कि बहुत सारे बार अटेम्प्ट करते हैं एवरेस्ट, लेकिन होता नहीं। तो वो साइन आपको समझना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि दिस इज़ किसी बात ऐसे कि माउंटेन आर देयर ऑलवेज़, यू कैन कम एंड क्लाइंब अगेन, नॉट अ प्रॉब्लम। बट उस टाइम सुनो एंड टेक अ कॉल। और हिमालय के तो पीक्स हैं, अभी राइट, कांचनजंगा बहुत टेक्निकली बहुत यस। डिफिकल्ट है। दुनिया में और कोई ऐसे दुनिया पीक? में है वैसे, मतलब आप जाओ कि यूरोप की तरफ आल्प्स में काफ़ी सारे पिक्स हैं, जैसे आइगर है, मैटरहॉर्न है।
वो ज़्यादा हाइट नहीं है, मतलब उनका अल्टीट्यूड जो है 14,000-15,000 फीट के ऊपर नहीं है। इंडियन हिमालय में हमारा बेस कैंप भी 14-15,000 फीट पे होता है। उनके उनके पीक से टॉप की हाइट है, लेकिन दोज़ आर टेक्निकल पीक, जो टेक्निकल काफ़ी मतलब चढ़ने के लिए डिफ़िकल्ट है। एंड आपने अफ्रीका का हाँ, मैंने अफ्रीका का जो किलिमांजारो जो है टांज़ानिया में, वो मैंने किया था बच्चों के साथ। तो मैं हर साल बच्चों के साथ अलग-अलग पीक्स क्लाइंब करता हूँ। और यूरोप में भी किया है? यूरोप में मैंने एल्ब्रूस किया है। सो दीज़ आर द ट्रेकिंग पीक्स नोन एज़ बट दीज़ आर द हाईएस्ट पीक इन दैट कॉन्टिनेंट। और शायद इंडिया में आप और आपकी टीम अकेले हो जिसने माउंट मांडा, क्या हाँ, बोलते हैं माउंट उसको? मंदा, यस, मंडा, हाँ, वो क्लाइंब किया है, राइट। राइट? इससे पहले एक ही बार हुआ है हाँ, वो? जापानीज़ ने क्लाइंब किया था। हाँ, उसके क्यों इसे? मंदा जो पीक है, मैंने वही बोला कि हिमालयज़ में बहुत सारी पीक्स है जहाँ पे मोर देन 200-300 पीक्स है, जो अभी तक बहुत कम लोगों ने क्लाइंब किए हैं। दैट वन ऑफ दिस मंदा। तो मंदा ऐसे हुआ था कि हमारे जो जैसे मतलब के लीडर थे, उन्होंने 2 बार अटेम्प्ट किया था। 2001 एंड आई थिंक 99 2001 में 2 बार अटेम्प्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उनका सबमिट नहीं हुआ था वो पीक उस टाइम। तो उनके काफ़ी मन में था कि कुछ भी हो जाए ये पीक क्लाइंब करना है। देन आफ्टर 20 ईयर्स वी डिसाइडेड कि नहीं, हम जाके वो अटेम्प्ट करेंगे। एंड मंदा का जो एरिया है, मतलब आप जब बेस कैंप से कैंप ऑन होते हैं, काफ़ी बड़ा रॉकफॉल एरिया है, जहाँ से आपको क्लाइंब करना पड़ता है, मतलब आपको रॉक क्लाइंबिंग भी करना पड़ता है ऑलमोस्ट 100 फीट। वो क्लाइंब करके देन आगे जाके आइस वॉल है। ये सब चैलेंजेस है मंदा के लिए। तो ये चैलेंज के लिए क्या होता है कि आपको टाइम भी चाहिए। जब आप एक ये जो टेक्निकल क्लाइंब जब करते हो आप, जैसे हमने शिवलिंग किया, उसके लिए आपको 1-1 महीना 30-40 डेज़ आपको टाइम निकालना पड़ता है। जैसे मैंने बोला कि एवरेस्ट कंचनजंगा आपको ये हेल्प मिल सकती है, लेकिन मंदा जैसे पिक्स होते हैं, उसके लिए आपको खुद सब कुछ प्लानिंग करना पड़ता है, मतलब फूड, शेरपास, गाइड, ये सबको आपको खुद को मैनेज करने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से ये पिक्स काफ़ी, मतलब ये हमारे टाइम जो हमने 2021 के बाद किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं किया वापस, कोई नहीं कर रहा? कोई नहीं कर रहा है। तो इवन मैं जैसे बोला कि 2001 के बाद सीधा हमारा ही अटेम्प्ट है। उसके बीच में भी किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं किया तो पिक्स। दुनिया में 2 ही लोगों ने किया है। हाँ, यस। तो आनंद, मतलब आपसे बेटर पर्सन नहीं है। अगर सपोज़ मुझे ये ट्राई करना हो कि आज मैं सोचूँ मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, राइट, कहाँ से शुरू करूँ? ओके। सो एज मत बोलना। एज नहीं। ओके, एज लिमिट क्या है पहले तो? सी एवरेस्ट चढ़ने के लिए कोई एज लिमिट नहीं, पहली बात ये है। अच्छा। हाँ, क्योंकि सबसे यंग जो बॉय है वो 14 ईयर्स यंगेस्ट क्लाइंबर है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हु क्लाइंब एवरेस्ट। एंड इफ यू आस्क मी एल्डेस्ट इज 84 ईयर्स, दैट इज अ शेरपा। ओके, तो एज का तो कोई इशू नहीं है। बात ऐसी कि एक तो आपको फर्स्ट क्राइटेरिया आपको फिटनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग टेक्निकल नॉलेज, मतलब बर्फ़ में कैसे चलना है, आइसेक्ट जो होती है जो हम जिससे क्लाइंब करते हैं, या क्रैम्पोन जैसे हम बोलते हैं शूज़ को, हम जो किले के शूज़ लगाते हैं, किले के लगाते हैं, वो उसमें कैसे चलना है, कहीं आपको फॉल हुआ तो वो ये सब चीज़ सीखने वाली चीज़ें हैं। तो सीधा हम एवरेस्ट क्लाइंब करने नहीं जाएंगे, पहले हम बेसिक पीक क्लाइंब करेंगे। जैसे अभी नेपाल गवर्नमेंट ने भी कंपल्सरी किया है, यू टू क्लाइंब एनी 7000 मीटर पीक फर्स्ट। तो 7000 मीटर का पीक आपको पहले करना चाहिए, देन यू कैन अटेम्प्ट एवरेस्ट। तो वो पहले वो हाँ, मैंडेटरी है। यस, मैंडेटरी है। और फिटनेस में क्या करना है? फिटनेस में एक तो जैसे मैंने बोला कि समिट के लिए आपको 24 आवर्स का फिटनेस उतना चाहिए, वो भी विदाउट फूड। तो फिटनेस लेवल काफ़ी हाई लेवल पे चाहिए। जैसे हमने जब एवरेस्ट अटेम्प्ट किया था, तो हम जो पुणे के नज़दीक पर्वती है, वहाँ पे हम एक दूसरे को पीठ के ऊपर लेके चढ़ते थे 5-5 बार, या हमने सिंगल फोर्ट 2-2 3-3 बार बैक टू बैक अटेम्प्ट करते थे। ये रीज़न है कि आपको लॉन्गर टाइम ड्यूरेबिलिटी के चलने की आदत चाहिए, ना कि स्पीड। माउंटेन में आप कई स्पीड से चल नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता है, एंड ऑक्सीजन कम की वजह से आप भाग नहीं सकते। जहाँ पे आपको ऑक्सीजन कम लगे, ऑटोमेटिक आपका पल्स किंवा या हार्ट रेट है अल्टीमेटली मोर देन 150-160 हो जाएगा। तो आप 1 मिनट के ऊपर ज़्यादा स्पीड से चल नहीं सकते। 1 मिनट भी मैं भी ज़्यादा बोल चुका हूँ। तो आपको चलना स्लो ही है और एक रिदम में चलना है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के लिए चलना चाहिए। तो वो एक तो आपके उसमें एनर्जी होनी चाहिए। तो उसके लिए इंडिया में अलग-अलग इंस्टीट्यूट है, जैसे बेसिक माउंटेनिंग कोर्स बोलते हैं, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, देन एडवांस, देन सर्च एंड रेस्क्यू। ये आपको कोर्सेस मैं रिकमेंड करूँगा सबके लिए। बिफोर क्लाइंब एनी पीक, वहाँ पे आपको 28 डेज़ ये सब कुछ सिखाया जाता है। जैसे उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, एचएमआई में हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में है, मनाली में अटल बिहारी वाजपेयी है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी वेल नोन है, एंड ये ऑलमोस्ट 65 से इंस्टीट्यूट चालू है, मतलब अभी भी लोग वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो कितना ड्यूरेशन होता है वो आपका? 28 डेज़ का ड्यूरेशन होता 28 है। डेज। 28 डेज़ में आपको वो बेसिक माउंटेनिंग सिखा सकते हैं, मतलब जो भी आप क्लाइंब करना चाहिए, जो
चीज़ें सीखनी है वो सब सिखाते हैं। लेकिन एडवांस कोर्स कंपल्सरी है, उसके बाद आप पीक क्लाइंब कर सकते हो। उसमें काफ़ी वो चीज़ें आप सीखते हो जैसे पीक क्लाइंबिंग करने के लिए। तो एक्चुअली कोर्स में एंड एक्सपीडिशन में काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे हम पढ़ाई और जॉब में है, सेम वैसे ही है। तो आपको जब आप कोई पीक क्लाइंब करते हो तो वहाँ पे सिनेरियो मतलब आपका वेदर फोरकास्ट, फूड अरेंजमेंट, रूट कहाँ से जाना है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये सब बेसिक स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो। इनिशियल स्टार्ट यू कैन स्टार्ट विथ बेसिक, हम बोलते हैं ट्रैकिंग पिक कर सकते हो, जैसे यूनाम है लाहौल वैली में, देन यूटी कांगरी है, कांगेत से है। ये पिक क्लाइंब करने के बाद आपको बेसिक आइडिया आ जाएगी मेरा फिटनेस लेवल क्या है और मैं कौन से पिक क्लाइंब कर सकती हूँ। एंड देन यू कैन अटेम्प्ट फर्दर 7000 मीटर पिक एंड देन यू कैन गो फॉर द एवरेस्ट ऐसे। ओके। तो एवरेस्ट आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डेफिनेटली ये सब कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, तो इसमें 28 डेज तो मुझे कोर्स करने में कोर्स करना लगेंगे। पड़ेगा, यस। और बेसिक फिटनेस में क्या क्या है, क्या क्या नहीं होना चाहिए? बेसिक फिटनेस में आपको जैसे मैंने कि यहाँ पे अपने पुणे में सिंहगढ़ फोर्ट है, तो 15 केजी का बैग लेके आपको चढ़ना आना चाहिए। वो मेरा शेरपा नहीं लेके आएगा? शेरपा आपको एक सिमिलर, लेकिन आपको आपका ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ेगा, उसका वेट 4 केजी है। अच्छा। देन आपके साथ थर्मस रहेगा 1-2 केजी का, बाकी चीज़ें रहेगी, फूड रहेगा, कपड़े ही बैग का भारी वेट, होंगे। कपड़े का वेट, ये सब ऑलमोस्ट 10 टू 12 केजी हो जाएगा। अच्छा। और वो भी आपको जैसे मैंने बोला कि अल्टीट्यूड में चढ़ना है, जहाँ पे आपको हिलरी स्टेप है, बहुत सारे एंगल पे चढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जब 15 केजी लेके चढ़ोगे, तो वहाँ जाके आपको ये थोड़ा ईज़ी पड़ जाएगा, अदरवाइज़ इट्स डिफ़िकल्ट। हाँ, एक मूवी आई थी ऊंचाई। ऊँचाई, हाँ, हाँ, उसमें 3 एल्डरली राइट, लोग चढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स चढ़ रहे हैं। हाँ। आपने देखा है ऐसे लोगों को आते हुए? हाँ, अभी मैं हर साल एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। इस बार हमारे साथ मोर देन 25 लोग थे, जिनका उसमें 2-3 लोग थे जिनका एज अबव 60 था। तो उनको लेके हमने सक्सेसफुली, मतलब वन ऑफ माय टीममेट्स डॉक्टर सुमित मांदड़े, ही लेड दैट ट्रेक। सो 25 लोग हैं, मतलब जहाँ पे 12 साल का लड़का था, 12 इयर्स ओल्ड एंड 62 इयर्स के पर्सन थे। सो उन्होंने सबने बेस कैंप वो आराम से पहुँच गए। तो एवरेस्ट बेस कैंप कर सकते हो डेफिनेटली, उसके लिए बेसिक फिटनेस चाहिए, लेकिन एक्सपीडिशन आपको एवरेस्ट चढ़ना है तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और बेस कैंप जाने तक के लिए कितना टाइम लगता है? 9 डेज़ का वन वे है, तो कहाँ टोटल से जाते हैं बेस कैंप? बेस कैंप आपको पहले काठमांडू जाना पड़ता है एंड काठमांडू से आपको लुकला के लिए फ़्लाइट होती है। तो काठमांडू से एक 3-4 घंटे का ड्राइव है, रामेछाप करके प्लेस है, और रामेछाप से लुकला के लिए एक आधे घंटे की फ़्लाइट होती है। एंड लुकला इज़ वन ऑफ द जो एयरपोर्ट है, इज़ वन ऑफ द, यू कैन से डेडलीएस्ट एयरपोर्ट बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो उसकी जो एयर स्ट्रिप की लेंथ है वो नॉट मोर देन 200 मीटर। तो 200-300 मीटर में उनको लैंड करना पड़ता है। एंड वेदर कंडीशन में बहुत बार वो काफ़ी मतलब इससे 17 सीटर प्लेन होता है, काफ़ी छोटा प्लेन होता है। एंड एयर पॉकेट, मतलब वो जैसे अपने बड़े प्लेन होते हैं कोई इशू नहीं होता, लेकिन वो छोटे प्लेन काफ़ी दिक्कत करते हैं। इवन देयर द क्लाउड, स्मॉल क्लाउड्स ऑफ, तो एयर पॉकेट होते हैं। तो कोई भी बोलता है कि लुकला की जो एयरप्लेन में बैठते हैं इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्की फ्लाइट इन द वर्ल्ड। उसके बाद फिर? उसके बाद देन 9 डेज़ का ट्रैक है। आप आराम से एक्लिमेटाइज़ होते-होते जाते हो। देन लुकला है, लुकला के बाद आपको नामचे बाज़ार है, नामचा से फिर डिंगबोचे, ऐसे करके आप पहुँच जाते हो बेस कैंप। ओके। हाँ। अब बेस कैंप के आगे जो ऊपर चढ़ना है, हुँ। समिट, उसके लिए कितना? 24 उसके आवर्स? लिए आपको लगभग 30 टू 40 डेज़ चाहिए एवरेस्ट चढ़ने के लिए। 30 टू 40 40 डेज़। डेज? उसका रीज़न ऐसा है कि जैसे आप कभी भी एक जो पीक क्लाइंब करते हो एवरेस्ट, तो आप डायरेक्टली क्लाइंब नहीं कर पाते, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होती है एंड यू नीड टू गेट एक्लिमेटाइज़। एक्लिमेटाइज़ मतलब आपको वो जो एयर कंडीशन, मतलब जो एयर है, एयर में आपको आपकी बॉडी अडैप्ट करनी पड़ती है एयर में। तो बायोमेट्रिक प्रेशर होता है, ये सब कुछ होता है। जैसे मैंने बोला कि ऑक्सीजन जब आप समिट कैंप जाते हो तो 5% होता है। तो यू नीड टू अडैप्ट योर बॉडी। जी। सो आप बेस कैंप से कैंप 1 जाते हो, वापस बेस कैंप आते हो। देन अगेन कैंप 1 जाके कैंप 2 जाके वापस बेस कैंप आना पड़ता है। ये आपको रोटेशन करना पड़ता है बार-बार टू अडैप्ट योर बॉडी, ओके। टू गेट एक्लिमेटाइज़। और तो फिर? एंड देन you need to see after camp 1, camp 2, camp 3, once you come back, then you have to wait for the summit push। जिस दिन विंड का प्रेशर और विंड कम होता है, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर या 15 किलोमीटर पर आवर, जब जिस दिन विंड स्पीड होती है, उसी दिन आपको वो क्लाइम करना पड़ता है, क्योंकि सर्टन सी प्लेन जो फ्लाई करते हैं वो ऑलमोस्ट 29,000 30,000 फीट फीट पे प्लेन फ्लाई करते हैं। वो हाइट पे एयर स्पीड 30 या 40 किलोमीटर पर आवर भी होती है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है क्लाइम करने के लिए। जी। तो इसलिए लास्ट समिट जो पुश होता है वो 6 दिन का होता है, जहाँ से आप कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 सबमिट करके देन बेस कैंप, ये 5-6 दिन में आपका हो सकता है। तो मतलब 1 महीने से ज़्यादा 1 का महीने से टाइम। ज़्यादा टाइम चाहिए।
ये मैंने कम टाइम बोला। हमने जो लिया था वो 70 डेज हमने प्लान था, तो पुणे टू पुणे इज 17 डेज वी टुक। तो आपने कितने अटेम्प्ट में किया एवरेस्ट? 2012 में नहीं हुआ, 13 में मेरा सबमिट हो गया था। अच्छा, पहले वाला सिर्फ 300 मीटर से रह गया था, हाँ। हाँ, ओके। तो मतलब एक नॉर्मल पर्सन के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में करना कितना इजी है, मतलब हो सकता है तो क्या? हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियली जैसे उसके लिए अराउंड 30 to 40 लाख खर्चा आता है। हाँ, वो एक था मुझे हाँ, कि तो मतलब इतना पैसा खर्चा क्यों आता है, उसके 2 रीज़न है, 2-3 रीज़न है रादर। एक तो नेपाल गवर्नमेंट जो रॉयल्टी चार्ज करती है, वो है 12 to 13 लाख्स, जो रॉयल्टी है। मतलब आप हर पर्सन को हर इतना? पर्सन के लिए उतना पे करना पड़ता है। आप चढ़ो मत चढ़ो, 13 लाख अच्छा, आपको देना ही देना है। ओह! लेकिन नेक्स्ट शेरपा का कॉस्ट जो होता है वो 6 to 7 लाख रुपए ही चार्ज करता है शेरपा। फिर समिट बोनस जैसे मैंने बोला 2 लाख रुपए, फिर आपका डाउन सूट का खर्चा 3 लाख रुपए, शूज़ लाख रुपए के, ग्लोव्स, ये सब कुछ खर्चा 25-30 लाख के ऊपर ही जाता है। और किसी के पास ना हो इतने पैसे तो मुश्किल है। देन यू नीड अ मुश्किल स्पॉन्सर। मिलते हैं मिलते स्पॉन्सर? स्पॉन्सर। और ये जो शेरपा लोग चढ़ते हैं हुँ, जनरली, हुँ। वो तो हर पर्सन के साथ कितनी बार भी चढ़ रहे चढ़ते हो, होंगे? हाँ, तो अभी जो हाईएस्ट जिस शेरपा ने किया है उसका नाम कामेरिटा है। उसने इस बार 33 टाइम्स सबमिट किया है एवरेस्ट। 1 साल में? 1 साल में नहीं, अब अच्छा, तक है। अपने हाँ, पूरे लाइफ में। पूरे लाइफ तो में। उनका भी नाम ऐसे रिकॉर्ड में आता है कि? आता है, शेरपा का भी नाम आता है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि शेरपा भी काउंटिंग होता है और उनके भी रिकॉर्ड, मतलब आप सर्च करते हो हाईएस्ट क्लाइंबिंग शेरपा तो उसका नाम आएगा, 34 टाइम्स जिन्होंने किया है उनका भी नाम आ जाता है, ऐसा है। सो आनंद, आपने कहा एवरेस्ट 35-40 लाख का गेम राइट, है राइट, ना? हाँ, सो अगर किसी के पास बजट कम हो, स्पॉन्सर नहीं मिल रहे हो, राइट। तो वो क्या करे? वैसे इंडिया में बहुत सारे पिक्स है जो आप कर सकते हो, जिसका बजट ज़्यादा नहीं आता, रफली 50,000 में हो जाता है पिक्स, जिसके लिए आपके पास फिटनेस है, वो ये पिक है। मतलब माउंटेनिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बेसिक फिटनेस है, तो वो पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला यूनाम पिक है, यूटी कांगरी है, जिसका कॉस्ट 56,000 रुपीज़ है, पुणे टू पुणे, तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं है और आप 6,000 मीटर भी पिक क्लाइम कर सकते हो। तो उसमें आपको सिर्फ फिटनेस चाहिए, बाकी तो आप आराम से, मतलब इतना टेक्निकल पिक है नहीं वो। ट्रेकिंग जैसे हम यहाँ पे जैसे फोर्ट चढ़ते हैं या माउंटेन में चढ़ते हैं सह्याद्री में, वैसे वहाँ पे आप चढ़ सकते हो पिक। तो ये किसी भी, कोई भी जो फिट है वो कर सकता है, बेसिक फिटनेस जिसका अच्छा है, या जिसके पास फिटनेस कम है वो भी, हम उनका ट्रेनिंग करके 2-3 महीने फिटनेस लेवल बढ़ा के वो कर सकते हैं ये पिक। और एक क्वेश्चन था कि आप गंगोत्री रीजन में, हाँ। उसमें गए हैं, तो ऊपर मतलब नागा साधु वगैरह रहते हैं? शिवलिंग जो हमने पिक क्लाइम किया था वहाँ पे बेस कैंप में हमको साधु मिले, जो वहाँ पे सालों से रह रहे हैं। तो वो वहाँ पे गुफा है, तो गुफा में रहते वो। और तो उसके ऊपर भी है क्या? आप लोग उसके ऊपर भी जाते? हाँ, हमने शिवलिंग पीक जो क्लाइम किया था 2007 में, तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल पीक इन इंडिया। तो वो 2007 में हमने सबमिट किया था। तो वहाँ पे शिवलिंग पीक जो था, तो वो हमारा फर्स्ट शिवलिंग टीम था जो हमने वो सबमिट किया। एंड वहाँ के ऊपर मतलब कोई साधु वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन बेस कैंप ने हमको काफ़ी सारे साधु और इवन लेडीज़ भी थी वहाँ पे, जो वहाँ पे रह रहे थे। और मैंने कहीं पढ़ा था कि बेस कैंप में जब आप समिट के लिए जा रहे हैं, हुँ, उस टाइम पे आप एक फाइनल कॉल करते हो अपने घर राइट, को, हाँ। क्या बोलते हैं उसको? ओके, सो घर में कॉल होता है डेफ़िनेटली। हुँ, ऐसा है कि अगेन इट्स ऑल अबाउट योर मेंटालिटी। तो मेरे घर में मैंने पहले ही बोला है कि आई डोंट वांट टू डाई ऑन माउंटेन। माउंटेन एक होली प्लेस है, वहाँ पे मरने के लिए क्यों जाना है? आप एन्जॉय करके क्लाइंब करो और वापस आ जाओ। तो मैंने घर वालों को पहले ही बोला था, जैसे कांचनजंगा हम क्लाइंब कर रहे थे, तो मेरी बेटी ने मुझे एक लेटर भेजा था, उसमें उसने ड्राइंग निकाला था और उसने बोला था कि बाबा तू सबमिट करके नीचे आ जाओ, फिर हम पतंग उड़ाएंगे, मम्मा अपने लिए खाना बनाएगी, ऐसे भेजा था। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी मतलब काफ़ी हमें ध्यान में रहती है कि नहीं, मेरे पीछे फैमिली है, तो आई वांट टू कम बैक। क्योंकि आपके सामने कुछ मोटो होए तो आप जाके यू मेंटली हार्ड होते हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि कोई एम ही नहीं है, तो बहुत बार ऐसा होता है माउंटेन में कि जैसे वेस्ट बंगाल के 2 लोग, व्हेन वी क्लाइंब कांचनजंगा, दैट टाइम दे डाइड ऑन कांचनजंगा। तो मुझे लगता है कि फैमिली काफ़ी हेल्प करती है इस चीज़ों में। जैसे मैंने कहा एवरेस्ट में जो पिताजी थे, तो कोई आपके पीछे जो है कि उनके लिए मुझे वापस आना है, ये सोच के हम नीचे आ जाते हैं। किसी यूएस के जो पर्सन है, हुँ, उन्होंने काफ़ी चीज़ें रिसर्च की हैं इसके ऊपर राइट, कि हुँ, ये क्या एटीट्यूड होता है माउंटेनियर्स का, कि जब वो एक पिक कर लेते हैं, फिर दूसरा करना चाहते हैं, फिर तीसरा, जबकि इतना हुँ, रिस्क है इसमें। हाँ, 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 और उन्होंने ना एक स्टडी है उनकी, वो कहते हैं कि 80% लोग अ, मरते हैं नीचे नीचे आते उतरते हैं, समय, हाँ, यस, जबकि लोगों को लगता है ऊपर चढ़ गए, उन्हें जीत गए, जीत हो गए, गया हमारा काम। हाँ।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है इसमें? उतरना तो आसान है ना? नहीं, हाँ, आप जो बोलते हो उतना आसान है, लेकिन क्या होता है जब आप पीक चढ़ते हो कौन सा भी, तो एक तो आपकी एनर्जी काफ़ी लेवल पे डाउन हो जाती है जब चढ़ते हो। दूसरी बात है कि जब आप सबमिट करते हो तो अरे हाँ, मेरा हो गया, तो ऑटोमेटिकली नेचुरली अपना एटीट्यूड केयरलेस हो जाता है। तो मैक्सिमम जो डेथ होते हैं वो उतरते समय होते हैं। मतलब अभी भी जो हुए हैं एवरेस्ट में, तो वो भी उतरते समय डेथ हो गई सबकी। तो आदमी जैसे समझ होता है यार हाँ, अभी हो गया, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अभी मैं तो वैसे भी उतर जाऊँगा। ये ट्रिगर कर जाते हैं आदमी को। तो हमें भी बोला जाता है कि जब भी आप चढ़ते हो तो उतना सी वंस यू रीच एट द बेस कैंप सेफली देन इट्स सक्सेसफुल। सिर्फ सबमिट करके जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। जब आप नीचे सेफली आओगे तभी जाके सक्सेस है। तो जब भी हम उतरते हैं, मतलब ये बेसिक माउंटेन कोर्स में आपको सब कुछ सिखाया जाता है कि इफ़ यू क्लाइंब एनी पीक्स, डिसेंडिंग इज़ मोर डिफिकल्ट बिकॉज़ ऑलरेडी यू आर टायर्ड एंड डिसेंट में ज़्यादा एनर्जी लगती है। क्योंकि जब आप उतरते हो, फिर भी आपको पैर मारना पड़ता है वो आइस में। ऐसा नहीं कि आपने रख दिया और चले गए, ऐसा नहीं है। तो एनर्जी खत्म होने के बाद, जैसे मैंने बोला कि आप चढ़ते हो, तो ऑलमोस्ट आपकी 80% तो एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो उसमें जब उतरते हो तो आपको काफ़ी केयरफुली उतरना पड़ता है कि आपके पास अभी एनर्जी खत्म हुई है, पानी नहीं है मेरे पास। चढ़ते समय आपको पानी भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है। बहुत बार ये खत्म होने के बाद उतरते समय आपके पास कुछ नहीं होता है। देन ये चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट होने के। तो एवरेस्ट चढ़ने के बाद उतरने में कितना टाइम लगता है? उतरने के लिए डिपेंड करता है, मैंने बोला कि 3-4 घंटे आप साउथ कोल में आ सकते हैं। चढ़ने के लिए 10-12 घंटे लगते हैं। लेकिन उतरने के हम 4 घंटे में है, लेकिन मैंने वही बोला कि उतरने के लिए डिफ़िकल्ट है नहीं, लेकिन केयरफुल उतरना पड़ता है। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और एक ये था कि 130 किलोमीटर पर आवर के हुँ, स्पीड से विंड विंड जब विंड चलती चल है। रही हाँ, है। अब बोलो 30 से -30 से -40 डिग्री टेम्परेचर है। राइट। तो कैसे माइंड बैलेंस रहेगा, या मतलब ये तो ह्यूमनली कंडीशन नहीं है जीने के लिए। हाँ, तो अभी एवरेस्ट में ऐसा हुआ था कि हम जब 2013 में जब अटेम्प्ट किया था, तो जब हम साउथ कोल में पहुँचे तो उस दिन बहुत विंड थी। तो ऐसा था कि हर बंदे के लिए सिलेंडर काफ़ी कम मिलते हैं, मतलब समिट के लिए 3 सिलेंडर मिलते हैं और 2 सिलेंडर आप जब कैंप 3 से कैंप 4 आते हैं और नीचे आने के लिए, ये सब मिलके 5 सिलेंडर आपको मिलते हैं सबको। अनफॉर्चुनेटली उस दिन बैड वेदर होता, विंड ऑलमोस्ट 60-70-8 किलोमीटर पर आवर से इट वाज़ आउटसाइड। सो ऐसा हुआ कि हम टेंट के बाहर ही निकल नहीं पाए वो रात को, और हमको सिलेंडर काफ़ी कम थे। तो उस टाइम ऐसे हुआ कि एक तो मेंटली ऐसा होता कि मैं रात भर सो ही नहीं पा रहा था। क्या हुआ था, एक तो मेरा शेरपा था, ही वाज़ नॉट फीलिंग वेल, तो उसने खुद का स्लिम बैग नहीं लाया था। एज़ पर प्लान ऐसा था कि हम साउथ कोल पहुँचेंगे एंड इमीडिएटली समिट अटेम्प्ट स्टार्ट करेंगे। बट विंड के चक्कर में हम निकल नहीं पाए। तो जो फोरमैन टेंट था वो विंड के चक्कर में इतना छोटा हो चुका था कि वो पूरा मेरे बॉडी को चिपक रहा था। तो मैंने सिर्फ़ मेरे पैर डाले थे, शेरपा ने पैर डाले थे। वो तो सो गया था, लेकिन मुझे रात भर नींद ही नहीं आई, क्योंकि इतना विंड चला था, हेवी विंड। मुझे यही था कि भगवान ना करे ये टेंट फट ना जाए। यही मैं प्रेयर कर रहा था रात भर। एंड सिर्फ़ मेरे पैर अंदर गए थे, मेरे शूज़ भी नहीं निकलते उस टाइम, क्योंकि एक तो कुछ था ही नहीं टेंट के अंदर, मतलब स्लिम बैग पूरे आके सो जाओ, ऐसे कुछ था भी नहीं। इसलिए मैंने शूज़ वैसे ही डाल के पैर अंदर डाल के मैं बैठा था और रात भर मैं सो नहीं पाया। पूरी रात में जाग के सिर्फ़ प्रे करता कि अब वो टेंट ना फट जाए, ये हुआ। लेकिन मैंने वही बोला कि अच्छी बात हुई कि एक तो टेंट फटा नहीं रात भर, एंड दूसरी बात नेक्स्ट डे विंड रुक गया था। लेकिन इसका इफ़ेक्ट ऐसा हुआ कि हमारे जो टीम लीडर थे, उन्होंने खुद का अटेम्प्ट क्विट किया। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सिलेंडर काफ़ी कम थे, तो शेरपा ने बोला कि किसी को एक को जाना नीचे पड़ेगा। तो उन्होंने खुद का अटेम्प्ट सैक्रिफाइस किया और उनका सिलेंडर हमको दे दिया, एंड देन वी सक्सेसफुली क्लाइम्ब एवरेस्ट दैट ईयर। और ये हेलुसिनेशन भी होता है वहाँ पर, हाँ, आपको हुआ है? मैंने बोला जो 2012 का इंसिडेंट था उसमें, वापस हाँ, बोलिए। ओके। सो हेलुसिनेशन सबको नहीं होता। आपको जब कभी ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तब जाके ये होता है, मतलब ऑक्सीजन कम मिलने के बाद। बहुत बार एक क्लाइंबर के साथ ऐसे भी होता है कि दे लॉस्ट द कंट्रोल एंड दे वर बिहेविंग मैडली, मतलब वो खुद को किसी को मारने लगते हैं या कुछ भी कहीं पे भी जंप कर लेते हैं। मतलब कुछ भी चलता है, मतलब माइंड में ऐसे लगता है कि मैं कहीं पे बाहर घूम रहा हूँ, एनी थॉट। तो मेरे साथ ये हुआ था, लकीली ऐसे हुआ कि मुझे ऑक्सीजन हार्डली 20-25 मिनट्स नहीं मिला। शेरपा ने ऑक्सीजन मास्क देने की वजह से मुझे एटलीस्ट मैं सस्टेन कर पाया। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब तो होता इट है। वाज़ सीरियस प्रॉब्लम। देन द चांसेस कि यू आर गोइंग टू डाई देयर। एंड डेड बॉडीज जो हैं पता हुँ। नहीं कितने सालों से पड़ी हैं, कुछ तो आपने कहा था मैंने कि बोला 1996 की ट्रेजेडी की डेड बॉडीज़, मैंने 2 डेड बॉडीज़ देखी, अभी भी अभी भी है। तो वो ऐसा है कि -40 डिग्री टेम्परेचर से उसको कुछ होता भी कुछ नहीं है। होता भी नहीं वो है। सफ़ेद पड़ जाती है पूरी, मतलब बॉडी पूरी सफ़ेद है, बाल सब उड़ जाते हैं। अच्छा। तो उसकी डेड बॉडी में पूरा ये आइस तक गया है, सर से ऊपर तक, और आधा पार्ट ऐसे ही खुला रहता। मतलब कुछ एज़ इट इज़, मतलब शूज़ वैसी ही है, सब कुछ वैसी है। कोई हाथ भी नहीं लगाया जाता। वो
तो वो वैसे ही रह जाती है। और एक डेड बॉडी को उठाने का खर्चा आप बोल रहे हो कम से कम 1 करोड़। 1 करोड़ तक आ जाता है। फिर ये जो आपके सामने डेथ हो रही है, हुँ। इतनी डेड बॉडीज़ आप देख रहे हो, डर नहीं लगता अब मैं क्यों जा रहा हूँ ऊपर? डर लगता है, ऐसा नहीं है डर नहीं लगता है, लेकिन वो उसको देख के हमको सोचता है कि नहीं हमें वापस सेफ़ली नीचे आना है। तो हम खुद को मेंटली भी बोलते हैं जब प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, तो मेडिटेशन में हमको सिखाया जाता है कि कुछ भी वो सिनेरियो है, फिर भी आपको सेफ़ली नीचे आना है। तो उसको देख के हमें लगता है कि नहीं वी डोंट वांट टू डाई हियर, ऐसे होता है। और क्या-क्या सीखते हैं आप मेडिटेशन? ओके, जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जब ट्रेनिंग चलता है उसमें मेन तो मेडिटेशन चलता है सुबह उठ के 5 से 6 बजे तक। उसमें 2-3 चीज़ है कि आपको मेंटली प्रिपेयर करना है एनी वर्स्ट सिनेरियो। तो हमारे टीम मेंबर के साथ ऐसे हुआ था कि उसने एक शेरपा अनफॉर्चुनेटली डाइड ऑन द दैट वॉइस फॉल। तो उसको जब जब वो नीचे गिरा था उसका सर फटा था और पूरा ब्लड वो पूरे आइस पे था। तो उसको देख के वो उसका मेंटल ब्लॉक हो चुका था। वो एक ही जगह पे खड़ा था। तो फिर हमारी टीम मेंबर ने उसके साथ बात की, देन ही वाज़ कम आउट फ्रॉम दैट मेंटालिटी एंड देन ही सक्सेसफुली क्लाइम्ब लेटर। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि कभी भी आदमी धुन में चलाता है। वन ऑफ आवर शेरपा उसके साथ भी ऐसे हुआ था कि उसने 3 बार सबमिट किया बैक टू बैक। तो सेकंड टाइम ने उसको एक लड़की मिली थी 16 साल की। तो उससे जब बात करी उसने बोला अंकल जी कितना बचा है? तो उसने बोला जाओ, जाओ बेटी ज़्यादा बचा नहीं उतना ही बचा है। एंड अनफॉर्चुनेटली शी डाइड ओवर देयर। तो थर्ड टाइम ने जब उसको लड़की को देखा, तो उनको बहुत बुरा लगा कि ये बच्चे से मैं बात कर रहा था लास्ट टाइम, बट अभी उसकी अनफॉर्चुनेटली शी डाइड ओवर देयर। तो ही गॉट ब्लॉक मेंटली। तो उसके शेरपा ने उसको जगाया कि नहीं, नहीं चलो आपको चलो। तो बहुत बार डेड बॉडी क्रॉस करके भी आपको जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें माउंटेन इज़ अ पार्ट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो ये होता है बहुत जगह पे। लेकिन अगेन मैंने वही बोला कि आप प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हो, तो इज़ वन ऑफ द सेफ गेम। मतलब मैं बोलता हूँ पुणे में ज़्यादा रिस्की है ड्राइविंग ऑन द रोड्स देन माउंटेनियरिंग। आप प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हो, जैसे हमारी टीम में से अभी तक एक की भी डेथ नहीं हुई है। हम ऑलमोस्ट 25 साल से कर रहे हैं, किसी डेथ नहीं हुई है। वही बोला कि इफ यू टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफ एंड ब्यूटीफुल गेम। एंड माउंटेनियरिंग, क्लाइंबिंग अभी क्लाइंबिंग ओलंपिक्स में अभी। अभी हाँ, अभी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ओलंपिक में आ चुका है। जी। वन ऑफ माय स्टूडेंट शी क्वालिफाइड फॉर द एशियन गेम्स जो अभी जापान में हो रहा है। ओके। So she qualified for the fastest speed climbing, and right now she's the youngest climber from India who qualified for that competition. तो उसका ट्रेनिंग भी हमारे स्कूल में चलता है। डेली ट्रेनिंग जो होता है जिसमें 3 टाइप बोल सकते हैं क्लाइंबिंग के है। तो इसमें एक स्पीड क्लाइंबिंग होता है, एक बोल्डरिंग होता है एंड लीड होता है। तो लीड क्लाइंबिंग में आपको रोप यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पे आपको रोप क्लिप करके जाना पड़ता है। बोल्डरिंग में आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, हार्नेस या ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो 12 फीट तक ही क्लाइंब होता है। एंड स्पीड क्लाइंबिंग में स्पेसिफिक रूट होता है, उसके बाद स्पीड से क्लाइंब करना पड़ता है। तो अभी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 4.42 का बन चुका है, जो चाइनीज़ बॉय है। तो ये 50 फीट मतलब जो आप बोल सकते हैं 5 फ्लोर बिल्डिंग है, वो 4 सेकंड में चढ़ रहे हैं, 4.4 सेकंड 4.4 सेकंड में चढ़ रहे हैं। इतने स्पीड से बच्चे चढ़ते हैं। तो उसका हमारे स्कूल में सब कुछ हम ट्रेनिंग देते हैं। एंड आई एम फील प्राउड शी क्वालिफाई फॉर द एशियन गेम्स एंड दैट इज़ एक्चुअली आवर एम टू एटलीस्ट वन ऑफ आवर स्टूडेंट पार्ट ऑफ द एशियन गेम्स नाउ विल थिंक ऑन ओलंपिक एज वेल। तो अभी इसका चल रहा है, प्रिपरेशन चल रहा है। और आप बच्चों को भी लेके जाते हैं हाँ, मैं माउंटेनियरिंग हर के साल लिए? बच्चों को एक तो हिमालयन ट्रेक्स करता हूँ, एक्सपीडिशन कराता हूँ। तो मुझे लगता है कि नेचर इज़ अ प्रॉपर हम बोल सकते हैं गुरु बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ सीखना पड़ता है। नेचर खुद बच्चों को सिखाती है। तो ऐसा होता है कि जब माउंटेन में जाते हो तो बहुत बार वो सिनेरियो में आपको यू नीड टू हेल्प योर पार्टनर या जो भी खाना मिलता है आपको खाना पड़ता है। तो आई जस्ट शेयर वन इंसिडेंट क्यों आपको रिस्पेक्ट हर चीज़ की करने लगते हो। तो आई क्लाइम वन पीक माउंट नून। सो उसमें ऐसे हुआ कि हम पहुँचे थे 22,000 फीट पे थे, कैंप लास्ट कैंप में थे, कैंप 3 में। तो खाने के लिए हमने जो गुड़ की अपनी जो होती है ना रोटी गुड़ वाली, गुड़ और जो है शिंगदाना मूँगफली की बनाती है वैसे, जी, वो जी। हम रोटी लेके गए थे। वो ठंड की वजह से मतलब माइनस टेम्परेचर की वजह से वो जो साइड का पार्ट जो होता है वो काफ़ी हार्ड हो चुका था। तो मैंने बीच का वाला खा लिया जो था और साइड वाला वो प्लास्टिक में डाला। तो मेरे दोस्त ने बोला वो भी खाना, मैंने मर जाऊँगा फिर भी नहीं खाऊँगा, मैंने उसको बोला उस टाइम। वो मैंने प्लास्टिक बैग में डाल के टेंट के साइड में रख दिया। हमने रात को अपना समिट आइटम चालू कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली हमने उस टाइम बहुत विंड चल रही थी। उस चक्कर में हम वो समिट आइटम छोड़ के वापस नीचे कैंप 4 में आ गए। अभी ऐसे हुआ कि हम 4 मैन टेंट था, उसमें 8 लोग बैठे थे। उस रात को तो कोई सो नहीं पाया क्योंकि जगह ही नहीं थी।
तो सुबह हम उठे, मैगी खा लिया हमने सबने, और लकीली वेदर क्लियर था तो हम चलो सबमिट मैन करते हैं, और हमारा ऐसे पहली बार हुआ कि हमने दिन में सबमिट किया। वो हमने शाम को 6 बजे सबमिट किया, हम वापस नीचे आए कैंप 4 में, तो शेरपा ने बोला देखो भाई कल रात तो कोई सोया नहीं है, हम तीनों नीचे रहते, बाकी मेंबर आप कल आना। ठीक है, हम टेंट में गए, पहुँच गए। अभी तो हमारा एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो इसलिए हमको सिर्फ सूप ही पीना पड़ा। सूप के मतलब सुबह 6 बजे हमने खाया था मैगी, दिन भर हम सबमिट करके नीचे आए रात को 9 बजे, सिर्फ सूप मिला सबको। सूप पी के हम सो गए, तो 12 बजे भूख लगी और मैं उठ गया। तो ऐसा था कि पानी तो किसी के पास था नहीं, तो इसलिए मैंने कैडबरी खाना रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि कैडबरी खाने के पानी चाहिए, तो मैंने बोला कैडबरी नहीं खाऊंगा। तो मुझे याद, जो रात को एक दिन पहले मैंने रोटी डाली थी साइड वाली, तो मुझे वो याद है कि वो कोने में पड़ी है। मैंने वो पैकेट निकाला, वो जो साइड वाला था उसको मैंने छोटा कर दिया और मुंह में डाल के मैंने लिटरली मुंह में ऐसे पुश करके अंडा ढकल दिया। तो लाइफ देखो कैसे है कि जो एक दिन पहले मेरे दोस्त ने बोला यार वो भी खा रहे, तो मैंने बोला कि मर जाऊंगा तो भी नहीं खाऊंगा। तो वापस मुझे एक दिन के बाद वो खाना पड़ा टू सर्वाइव माई सेल्फ। तो वो खा के मैं वो फिर रात में जब पेट में कुछ गया तब जाके मुझे नींद लगी अगले 2 घंटे, और मैं सो पाया। तो ये मुझे लगता है कि ये माउंटेन सिखाती है चीज़, मतलब यू हैव टू रिस्पेक्ट फूड, यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीथिंग। अदरवाइज मैं नहीं खाता तो फिर दिन के आगे अगेन मुझे वो रात को नींद नहीं लगती, नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली उतरते समय इस पे इफेक्ट हो जाता उतरने में, क्योंकि एक तो सबमिट करके 12 घंटे 24 घंटे हम चढ़ रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि माउंटेन ये सब कुछ बच्चे भी मुझे लगता है ये सीखते हैं जब आप माउंटेन में जाते हैं, क्योंकि अभी देखो जो सिटी लाइफ में आपको सब चीज़ें मिलती हैं, सबके पेरेंट्स सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन माउंटेन में जाके आपको जो भी मिलता है वो खाना पड़ता है, एंड यू नीड टू एडजस्ट योरसेल्फ। तो आई फील कि माउंटेन टीच यू एवरीथिंग। और कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट और जो माउंटेनियर्स हैं, ये लोग करते करते फिलोसफर बन जाते हैं, क्योंकि वो एक हाइट से देख लेते हैं लाइफ को। राइट। और आप जो भी एक्सपीरियंसेस बोल रहे हो कि आप एस्ट्रोनॉट्स की भी वो पढ़ेंगे, जब वो मतलब अपने वहाँ से अर्थ को देखते हैं, तो राइट। देन दे रियलाइज कि लाइफ क्या है यस। और हम कितनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, वो हाँ, पीक पे जाके। एग्जैक्टली। तो हाँ, नेचर में आपको मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें मायने नहीं करती आपकी लाइफ में, और मुझे लगता है जब आते हो तो एक आपका नज़रिया चेंज होता है। तो माउंटेनिंग ये आपको सब चीज़ें सिखा देती है। तो मुझे लगता है ये बच्चों ने ये करना चाहिए। तो मैं इस बार मनाली में मेरे साथ 110 बच्चे आए थे अलग अलग बैच में। तो मुझे लगता है बच्चे जब नेचर में जाएंगे ये सब चीज़ें सीखेंगे। ये बेसिक लेवल का ट्रैक था, जहाँ पे बच्चों ने 12,500 फीट पे क्लाइंब कर दिया, और यही बच्चे आगे जाके अलग अलग पीक क्लाइंब करवाते और हैं। ये कम्प्लीटली सेफ है बच्चों सेफ के है, लिए। सेफ है, 100%। जो ट्रैक्स हम करते हैं वो मैं इनिशियली जो बिगिनर लेवल के ट्रैक्स है वही करता हूँ। उसमें मैं बच्चों को देखता हूँ कि कौन कौन सा बच्चा फिट है, आगे जाके क्लाइंब कर सकता है, उनके पेरेंट्स के साथ बात करके फिर उसको आगे पिक्स क्लाइंब करना, डिफरेंट पिक्स क्लाइंब चढ़ना। जैसे मैंने किलिमांजारो, एल्ब्रूस पिक सब हमने उस चक्कर उसी वजह से हमने बच्चों को करवाया। तो मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मेरा भी एक स्टूडेंट है, राइट नाउ ही इज़ इन द यूएस। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में वो वहाँ पे बच्चों को क्लाइंबिंग कोचिंग कर रहा है। तो वो ही इज़ स्टडिंग ओवर देयर एंड ही इज़ क्लाइंब कोचिंग आल्सो दैट टीम। तो सब ये बहुत अच्छा लगता है जब आपका कोई स्टूडेंट जाके कोई आगे जाके ये करता है, तो समटाइम्स यू फील प्राउड एज वेल। और आपने इतने सारे पीक्स चढ़े हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, एक क्वेश्चन था मेरा कि ऊपर से ना क्लाइमेट चेंज कैसे दिख रहा है आपको? मतलब माउंटेन्स में तो दिखता है, लोग कह रहे हैं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आप देख पाते हो वो सब? हाँ, बहुत मतलब मैंने जब 2003 में जैसे बोला बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया, तो हम गोमुख में चले गए थे, गोमुख की तरफ। तो गोमुख जो गंगा का उगम स्थान है, तो हमने वो ग्लेशियर देख लिया था 2003 में। तो इमेजिन करो 60 में वो ग्लेशियर 16 किलोमीटर मतलब गंगोत्री के पास था। वो अभी 2003 में 16 किलोमीटर पीछे गया, और अच्छा। 2003 से अभी 2026 के इसमें वो इतना पीछे चला गया है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 30-40 मीटर पीछे चला गया जो मैंने देखा था। तो डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट कर रहा है, मतलब काफ़ी लेवल पे मेल्टिंग हो रहा है, इसकी वजह से लैंडस्लाइड काफ़ी आ रही है आजकल, या जैसे 2013 में केदारनाथ में हुआ। जी। तो ये चीज़ें हो रही है, मतलब हर साल ज़्यादा लेवल पे बढ़ रही है। क्योंकि ना ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, होता रहता है ये तो। हमारे लीडर्स हैं जो हाँ, इनफैक्ट ट्रम्प का था राइट, स्टेटमेंट, हाँ। क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है। नहीं, अभी देखो मतलब पुणे का पहले का टेम्परेचर मुझे याद है, जब 1998 जब मैं 10th पास आउट हुआ था तब 34 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर था। अभी तो नॉर्मल 40-41 हो चुका है। यूरोप में भी हम देख रहे हैं काफ़ी लेवल पे काफ़ी चेंज हो रहा है। तो डेफ़िनेटली काफ़ी टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन ब दिन, इसकी वजह से ग्लेशियर भी मेल्ट हो रहा है, एंड इसका इफ़ेक्ट सबके होने वाला है, मतलब धीरे-धीरे। और आपका एक नियर टू डेथ डेथ वाला जो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस था, है, हाँ। तो लाइफ़ में आपने अपनी बुक में लिखा है उसके बारे में? ये बुक मैंने नहीं लिखा है मैंने, अच्छा। लेकिन वैसे तो 3 इंसिडेंट हो चुके हैं नियर डेथ वाले।
तो एक सबसे मैं कभी भूल नहीं सकता। वी क्लाइम इंद्रासन पीक, दैट इज़ इन अगेन स्पीति वैली, जो देवतिब्बा के नज़दीक है। तो ऐसे हुआ था कि हम इंद्रासन पीक चढ़ रहे थे, तो उससे एक दिन पहले काफ़ी स्नोफॉल हो चुका था। तो जैसे मैंने बोला कि मेरा दोस्त भूषण है, हम दोनों ने काफ़ी पीक्स एक साथ क्लाइम कर चुके हैं। जब हम चढ़ रहे थे, मैंने उससे बात की, देख भूषण, इस बार एवलांच आने वाला है, हमें पता है एवलांच आने वाला है। हमको ये पता था एवलांच आने वाला है क्या होता 100%। है एवलांच? एवलांच मतलब स्नो आइस जो है वो ब्रेक हो जाता है, एंड इट्स स्नो रोलिंग डाउन ओके, टन्स ऑफ, लाइक, अच्छा, तो उसको ओके। एवलांच बोलते हैं। तो डेब्रिज ऑफ स्नोज रोलिंग डाउन। तो हम वेस्ट वेस्ट क्लाइम कर रहे थे, इसलिए मॉर्निंग इस फेस में सन जब आया तो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही 12-1 बजे आया तो वो 100% 1 बजे बाद स्नो एवलांच होने वाला था, हमको पता था। तो ऐसे हुआ कि जब हम चढ़ रहे थे तो भूषण से मेरी बात हुई, तो हमने बोला कि देख आनंद, हम 1 बजे से पहले कैंप 2 पहुँच जाएँगे, कुछ भी हो जाए, तो हम विल सेफ। तो ये सोच के हम चढ़ रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा रोप फिक्स नहीं हुआ, एंड हम पहुँच नहीं पा रहे थे। कैंप 2 अभी भी 2-3 घंटे दूर था, जब ऑलरेडी 12-1 बज चुका था और सामने हमारे अवलांच होने लगे थे। तो हमने डिसाइड किया अभी चांस नहीं है, ऊपर जाएँगे अवलांच है तो सब ट्रैप होके पूरी टीम वॉश आउट हो जाएगी। तो हमने डिसाइड किया लेट्स डिसेंड। तो हमने बोला और 15 मिनट में हार्डली भूषण और मेरे बीच में 5 फीट का डिस्टेंस था, और उसके हम दोनों के बीच में से एक कट आया और पूरा स्नो का लेयर निकल के आया। ऑलमोस्ट मेरे चेस्ट लेवल तक वो स्नो का लेयर था, और मैंने हाथ छोड़ दिया क्योंकि इतना वेट था वो स्नो का, और मैं आई ट्रैप इन द एवलांच। तो एवलांच से शायद मेरे रोल होने लगा। आई वाज़ लकी, आई व्हाई? बिकॉज़ जो एवलांच था उसके एक बीच में गली थी। मतलब वो ऐसा था और फिर टर्न कर रही थी गली। आई वाज़ इन सेंटर में, एक्सट्रीम राइट साइड होता तो आई वाज़ सपोज्ड टू फॉलो इन द वैली आल्सो, तो चांसेस है, और राइट में होता तो आई मे बी बैंग ऑन द रॉक। तो मैं बीच में था, मेरे नीचे अक्षय करके लड़का था। तो हम एवलांच करते हैं, मतलब एवलांच इतने स्पीड में था कि हम ऑलमोस्ट 1800 फीट मतलब सिंहगढ़ जो फोर्ट है उसका 80% सिंहगढ़ हम 20 सेकंड में नीचे आ गए। तो अभी जो बिल्डिंग हम कंसिडर करते हैं वो तो सिर्फ 100 फीट की होती है। अभी 1800 फीट हम 20 सेकंड में उस एवलांच के साथ नीचे आए। तो ऐसा हुआ कि अक्षय बहुत नीचे था, और जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसको मैंने पकड़ा, तो जिसने एक आवाज़ दिया, ऐसे उसका ऐसा आवाज़ आया, तो मुझे लगा उसको कुछ तो लगा, और उसके वो मेरे पीछे चला गया और मैं उसके आगे चला गया। जैसे मैं नीचे जहाँ पे एवलांच में जगह पे रुक गया, तो जब नीचे जा रहा था, तब ऐसा हो रहा कि जब मैं नीचे आ रहा हूँ ना, तो मेरा साँस, मतलब मैं नहीं ले पा रहा था। तो उस चक्कर में जब जैसे आप नीचे जाते हो तो आपका हाथ, आपको रिवर्स स्विमिंग करना पड़ता है। तो मैं रिवर्स स्विमिंग करके बाहर आता था। ऐसे 2-3 बार मैं अंदर गया, वापस बाहर आया, अंदर गया, वापस आ रहा, एक जगह पे फाइनली मैं रुक गया। तो मुझे लगा कि मुझे अक्षय नहीं दिख रहा था। तो मुझे पता कि स्नो के नीचे हार्डली 2 मिनट आदमी ज़िंदा रह सकता है। क्योंकि 2-3 मिनट आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप डेफ़िनिटली मर जाओगे। और वहाँ पे स्नो के काफ़ी सारे बड़े-बड़े बोल्ड, मतलब स्नो के ये थे। तो मैं सबको ऐसे ढकल रहा था, देख रहा था अक्षय, मैं चिल्ला था अक्षय, 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 और अक्षय मेरे पीछे ऑलमोस्ट 500-600 फीट ऊपर था। वो मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि वो अक्षय है। तो मैं जो था उसने बाद में आवाज़ दी, "अक्षय, आनंद मैं यहाँ पे हूँ।" मैं, अरे भाई बोल तो सही मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 2-3 मिनट जब नीचे आओगे तो आपको चांस ही नहीं है बचने का। तो मैं बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन भी पूछता हूँ कि अभी कहीं आप एवलांच में ट्रैप हो गए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डायरेक्शन कौन-सा है? मतलब आप नीचे फेस करके हो या ऊपर? क्योंकि जब आप स्नो के अंदर जाते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ पे हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो? मतलब आप अब ऐसे गिरे हो या ऐसे गिरे हो? क्योंकि बहुत बार ऐसे लोगों को हो चुका है कि वो ऐसे गिरे हैं, लेकिन ऊपर निकलना था, वो नीचे कूदने लगे, एंड आपके पास 2-3 मिनट मिलते हैं ना, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं है। क्यों नहीं तो पता चलता तो हम किस स्टेट में हाँ, खड़े तो हैं? कैसे पता चलेगा आपको? कैसे? तो जब आप कहीं भी कौन-से भी एंगल में आप जस्ट इफ यू स्पीड, तो आपको पता चलेगा। इफ आई एम फेसिंग दिस साइड, इट्स गोइंग टू बी ग्रेविटेशनल। तो मैं इस समझो ऐसे गिरा हूँ और मुझे ऊपर जाना है, मैं स्पीड किया तो नीचे गया तो मुझे लगता है ऊपर जाना है। ये टेक्निक होती है। तो ये उस टाइम सूझनी भी चाहिए। तो ऐसा होता है। तो उस टाइम में मैं लकीली बच गया। तो दैट वाज़ ऑलमोस्ट लाइफ डेथ, क्योंकि 20 सेकंड में मैं इतनी बार वो स्नो के जैसे नीचे आता तो आपका दम घुट जाता है। तो आपको पता चला कि अरे! कुछ तो गलत है। और कौन-कौन से चैलेंजेस होते हैं माउंटेनियर्स के जो हमें नहीं पता? ओके, एक तो ऐसा होता है कि फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने बोला कि रॉकफॉल होता है, जो बहुत बार लोगों को पता है। रॉकफॉल मतलब काफ़ी सारे बोल्डर आपकी तरफ जब आते हैं, तो वो अभी जैसे बेसिक कोर्स में हम जब चल रहे थे, तो हमारे सर ने बोला कि बातें मत करो, रॉकफॉल हो जाएगा। तो आप कैन यू बिलीव कि बातें करने से रॉकफॉल हो सकता है? तो वो इतना सेंसिटिव कि आपके जब बात करते हो, जब हम 30 सारे लोग हैं, उसके वाइब्रेशन से रॉकफॉल हुआ, और ऐसे हुआ हमारे सामने। ओह! तो रॉक्स ऐसे बड़े सारे बोल्डर आ गए नीचे,
तो सर ने बोला बातें मत करो, मैं पहले ही बोल रहा था आप बातें कर रहे हो। और उसके बाद अगले 6 दिन किसी ने बातें भी नहीं की। वहाँ जब चलते हो रॉक फॉल एरिया में भी चलते हो, तो आप जब बोलते हो उसके वाइब्रेशन से रॉक फॉल होता है, मतलब इतना सेंसिटिव एरिया भी होता है, ऐसे अब लगता नहीं। तो मैंने वो बेसिक में एक्सपीरियंस कर लिया कि ये भी हो सकता है। जैसे मैं बोला कि एवलांच है जहाँ पे कभी भी स्नो या एवलांच, जैसे वर्टिकल लिमिट मूवी में दिखाया कि एवलांच का प्रेशर इतना होता है कि कभी कभी उसका एयर प्रेशर से आप उड़ जाते हो। जैसे एवरेस्ट में हमारा टाइम 2012 में एवलांच आया था, तो एक शेरपा ऑलमोस्ट एवलांच हिट होने से पहले ही उसका वो 60-70 फीट उड़ के फेंक, मतलब ऐसे फेंक गया था, वो दूर चला गया था। उसकी तो हवा का हवा ही का ही स्पीड प्रेशर इतना इतना है। होता है। थर्ड थिंग जैसे बोलते हैं कि आपको रात भर चलना पड़ता है माइनस टेम्परेचर में, मतलब कोई सोच सोचता है कि रात को आप 8 बजे चल रहे हो और दिन में सब करके वापस नेक्स्ट डे 8 है, 24 आवर्स वॉक करना पड़ता है। ये बहुत सारे चैलेंज होते हैं जब आप एक पीक जब क्लाइंब करते हो। कोई एक रीज़न बताओ कि क्यों करनी चाहिए माउंटेनियरिंग? जैसे मैं बोला कि आप एक बार माउंटेन में जाओ, जो ब्यूटी है इज़ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, मतलब आप मैं बोल नहीं सकता, पता नहीं लगता कि जब मैंने एवरेस्ट से ऊपर से एवरेस्ट का शैडो देखा, दैट शैडो इन क्लाउड्स, तो ऊपर से जो दिखता है इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। सेकंड थिंग जो जर्नी होती है, वो जर्नी बहुत कुछ सिखाई जाती है आपको लाइफ में। मतलब जब भी आपका डाउन टाइम होता है, तो माउंटेनिंग आपको वो उससे अपकमिंग मतलब बाहर कैसे निकलना है, वो आप सीखते हो। तो बहुत सारे माउंटेनियर मैंने सुना है कि मतलब जब आप माउंटेनियरिंग करते हो, तो जब डाउनफॉल होता है तो वो दे कैन सर्वाइव और मे बी दे कैन कम आउट फ्रॉम दैट थिंग्स। तो आजकल बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन डिप्रेशन आ जाता है। तो माउंटेनिंग मुझे लगता है कि आपको सिखा देगी कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि माउंटेन में आपको हर चैलेंज क्रॉस करना पड़ता है। मतलब इतना आसान नहीं है कि 12-12 घंटे चलना है फिर खाना मिलता है, या वर्स्ट वेदर कंडीशन में आपको 4-4 दिन टेंट में बैठना पड़ता है। यहाँ पे हम घर में नहीं कर पाएँगे ये सब कुछ। तो ये सब चीज़ें आप माउंटेन आपको सिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि अ, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि सब जाके एवरेस्ट क्लाइंब करो। लेकिन आप आपके नज़दीक वाला एक कोई भी पहाड़ जाके ऊपर जाओ माउंटेन के ऊपर और देखो, ऊपर से दुनिया काफ़ी अलग दिखती है। ट्रैकिंग तो करो। ट्रेकिंग तो करो एटलीस्ट। एंड मुझे हुँ। लगता है कि आजकल फैमिली टाइम, सब फैमिली सब मोबाइल, टीवी के अंदर बिज़ी है। तो एक दिन निकालो फैमिली नेचर में जाओ, बहुत मज़ा आएगा एंड इट्स बिकम मेमोरीज़। और एक बोल सकता हूँ मैं कि जैसे मैंने अन्नपूर्णा बेस कैंप जब ट्रेक किया था, जो हमारे स्कूल के पेरेंट्स एंड फैमिलीज़ थी, तो वो फैमिली ने उन्होंने मुझे बोला कि सर शादी के बाद ये हमारा दूसरा एल्बम है सिर्फ़। तो उन्होंने ट्रेक करने के बाद उन्होंने खुद का एक एल्बम बना दिया ट्रेक का, तो शादी के बाद उन्होंने दूसरा एल्बम बना दिया था। तो इससे लाइफ टाइम मेमोरीज़। तो उनके लिए वो अभी भी मुझे बोलते कि सर आपकी वजह से हम लाइफ हमारी काफ़ी अभी अच्छी लगी, वो अभी रेगुलर एक्सरसाइज करने लगे, फिटनेस काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। तो मैं बोलता हूँ कि आपको डिसाइड करना है फिटनेस करके आप जब 60-70 पे पहुँच जाओगे, चल के मरना है या बेड के ऊपर सो के मरना है, ये आपको डिसाइड करना है। फिट बन जाओगे फिट आप। बन जाओगे, यस। एंड माउंटेनिंग यू कैन स्टार्ट एनी एज, मतलब 70 में के भी आप चालू कर सकते हो, बट 80 में नी चालू कर सकते पेन हो रहा है तो कैसे जाएँगे? हो। नॉर्मल वॉक करो, नॉर्मल छोटे-छोटे हिल क्लाइंब करो, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मे बी वो करके फिट हो फिट जाएँगे हो लोग। जाएँगे, डेफिनिटली फिट हो जाएँगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपकी जो बुक है कंचनजंगा के ऊपर, हाँ, आपका वो ड्रीम समिट है, राइट, ऐसा आपने लिखा है। लिखा है, हाँ, उसमें कई सारे एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए हैं। राइट, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो, वैसे तो सबको बुक पढ़नी चाहिए, बट हाँ। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी है तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं? कांचनजंगा जब प्लान किया था चढ़ने के लिए, तो थोड़ा प्रेडिक्टेबल था मेरे लिए, क्योंकि क्लाइंब करना था, ना करना था, वो थोड़ा मेरे ध्यान में चला, क्योंकि 2 चीज़ें थी। मेरी बेटी जब बहुत छोटी थी एंड उसका जो रिस्क फैक्टर था कांचनजंगा का, वो काफ़ी हाई लेवल पे था। जैसे मतलब कि अब तक नॉट मोर देन 260 पीपल क्लाइंब टिल नाउ, टिल नाउ। टिल नाउ। तो उसकी आपको पता चला कि कितनी डिफिकल्टी लेवल हाई लेवल पे है। सेकंड थिंग, समिट पुश 24-27 आवर्स आपको ऑक्सीजन बचा के चलना है। ये सब चीज़ें ध्यान में चली थी और उस टाइम में थोड़ा इंजरी भी थी, तो मैं जाऊँ ना जाऊँ वो बहुत कुछ चल रहा था। बट हम एक 1965 जब कांचनजंगा समिट किया था, तो वो टीम आई थी पुणे में, तो उन्होंने खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया और उनका जो रूट था, तो वो लोग 3-3 दिन विदाउट फूड उन्होंने क्लाइंब किया था। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशन हो गया कि मतलब ये लोग जब जिस टाइम फैसिलिटी कुछ नहीं थी, इतने रिस्क लेके कर रहे थे, तो वो कर सकते हैं, हम में क्यों नहीं? दैट वो सेशन में काफ़ी ट्रिगर कर गया। इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कांचनजंगा क्लाइंब करने का। एंड जब अगेन व्हेन आई सबमिटेड दैट पिक, में हम रोते, मतलब मैं रोया था काफ़ी, 5 मिनट के रोया था। ये एक ऐसा एकमेव पीक है जहाँ पे मैं रोया था समिट के बाद। मतलब एवरेस्ट पे भी मैं नहीं रोया।
लेकिन कांचनजंगा में मुझे आँख में आँसू आ गए समिट के बाद, क्योंकि सब चैलेंजेस के बाद वो समिट हो चुका था, इसलिए। आनंद, आपने तो चढ़ लिया एवरेस्ट राइट, और बहुत बहुत सारे पीक्स चढ़ लिए, लेकिन अब आप टीचिंग मोड में हैं, मतलब राइट। आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन भी है। क्या नाम है उसका? मेरा माउंट ट्रेल करके, माउंट ट्रेल एडवेंचर करके है। ओके, और उसमें किसको ट्रेनिंग देते हो आप लोग? तो मैं स्कूल के बच्चे जो है हमारे, तो अच्छा, उनको ट्रेनिंग देते हैं, स्पेशली बच्चे। बच्चों के लिए। बट एडल्ट भी आते हैं, तो उनको लेके मैं हर साल एवरेस्ट बेस कैंप, अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रेक करवाता हूँ। लेकिन पुणे में एक क्लब है, गिरी प्रेमी करके, वो स्पेशली बच्चों के लिए प्लान करते हैं। तो उनका ईयरली प्लान होता है, जिसमें बच्चों का एज 10 ईयर्स एंड अबव, उनके लिए वो एक हर साल ट्रेकिंग प्लान करते हैं। उसका नाम है आह्वान, निर्माण एंड उड़ान। तो वो बेसिक आह्वान जो है वो बेसिक लेवल बच्चों के लिए, जो अगले इसमें जाते हैं उनके लिए निर्माण है, और जो काफ़ी आगे हो जाते हैं तो उड़ान के लिए। उड़ान के बाद वो बच्चा, और वो मे बी दैट चाइल्ड हैज़ बिकम अ गुड ट्रेकर एंड ही कैन जॉइन फॉर द नेक्स्ट माउंटेन कोर्सेज एंड ऑल दोज़ थिंग्स। और मैं कहीं पढ़ रही थी, आप बच्चे और उनके पेरेंट्स को भी लेके जाते हो? हाँ, मैं ये बच्चों को कैसे है? मुझे लगता है कि बच्चा और फैमिली, सी दिस इज़ अ टाइम वेयर यू कैन स्पेंड टुगेदर, मतलब हर महीने में 1 या 2 संडे में बच्चों और फैमिली, मतलब पेरेंट्स को लेके एक साथ जाता हूँ, जिससे एक फैमिली टाइमिंग भी, बॉन्डिंग बन जाता है। और वही बच्चे और पेरेंट्स आके ओवरनाइट ट्रेक्स करते हैं, आगे जाके हिमालय में भी करते हैं। तो हर साल ये चलता रहता है। तो मैं विद्यावली स्कूल में हूँ, जहाँ पे मैं हर म अभी मेरा ये सैटरडे संडे फायरफ्लाइज़ का मैंने ट्रेक प्लान किया है बच्चों और पेरेंट्स के लिए। जहाँ पे बच्चे और, मतलब मॉम डैड उसके उनके बच्चे आके टाइम स्पेंड करते हैं। कितने लोगों को अभी तक आपने मैंने ट्रेन अब कर तक दिया, मोर देन 5000 10,000 लोगों के ऊपर अब तक मैंने ट्रेक्स लेके, इंक्लूडिंग बच्चे, बच्चे, सब पेरेंट्स सब? सबको लेके, यस, अब तक। सो ऑलमोस्ट 30 ईयर से ये चल रहा है। और मैंने ऑर्गेनाइजेशन चालू जब किया था वो 2000 हम 7 से मैंने चालू कर दिया, तब से ये चल रहा है। और एडल्ट को अगर ट्रेनिंग करनी हो? एडल्ट को ट्रेनिंग करना है तो जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ माय फ्रेंड सुमित है, गिरवेमी का भी एक कोर्स चलता है, बेसिक रॉक क्लाइंबिंग कोर्स, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं क्रॉस करने के लिए, जहाँ पे बेसिक रॉक क्लाइंबिंग सिखाते हैं सबको। ये 3 दिन का कोर्स होता है, तो दे कैन जॉइन दैट कोर्स वेयर दे कैन लर्न। इंडिया में क्या फ्यूचर है अभी इंडिया में क्लाइंबिंग अभी का? काफ़ी लेवल पे, मतलब आप देखोगे अभी इंडिया में बहुत सारे ट्रेकिंग क्लब चल रहे हैं, मतलब अभी आप कभी भी दिसंबर, समर में जाओगे तो इतने सारे ट्रैक्स चल रहे हैं, मतलब हर साल मोर देन 50,000 लोग ट्रैक्स कर रहे हैं, इतने लार्जर के। और इनके लिए इफ़ यू नॉलेज, प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज कैसे अरेंज करना है, तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आजकल ट्रैकिंग लीड करने के लिए लेडीज़ चाहिए, गर्ल्स चाहिए, देन ट्रैक लीडर चाहिए, जिनको ये काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड मुझे लगता है पुणे में इज़ अ ह्यूज मार्केट। सो मुंबई है, पुणे है, जैसे उत्तराखंड में बहुत सारे ट्रैक चलते हैं। अभी गवर्नमेंट ने भी इस बार बजट में डिक्लेयर किया है कि जो भी माउंट ट्रेल्स है, उनके लिए वो काफ़ी लेवल पे सब, पहली बार बजट में इस बार निर्मला सीतारमण देवी ने ये मेंशन किया है कि माउंटेनिंग के लिए काफ़ी हम बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी फ्यूचर अच्छा है आगे जाके। तो गवर्नमेंट कैसे हेल्प करेगी? गवर्नमेंट बेसिकली वहाँ पे जो भी होटल्स है या ट्रेल्स है, तो वो प्रॉपर सिक्योर करेंगे, क्योंकि क्या होता है जब आप ट्रैकिंग के लिए जाते हो माउंटेन में, तो जहाँ पे प्रॉपर प्री डिसाइडेड एरिया करेंगे, या आप बोल सकते हैं कि गाइड्स प्रॉपर अरेंज करेंगे वहाँ जाके, क्योंकि सी अननोन पर्सन जब पहुंचेगा उत्तराखंड तो उसको कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रैक करना है। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से जब प्रॉपर गाइड होंगे, प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट में होगी, तो आई थिंक इट विल मोर सेफ एंड मोर एन्जॉयबल, मुझे लगता है। क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो गवर्नमेंट जाके हेल्प करती है, क्योंकि उनके पास आर्मी की टीम होती है, एनडीआरएफ है, सब कुछ है, वो अच्छा, इमीडिएट आर्मी भी आती है आर्मी भी ना है, दे कैन उसमें? हेल्प यू इमीडिएटली। मुझे लगता है गवर्नमेंट ने रेस्क्यू करने रेस्क्यू के करने लिए। के लिए, तो ये सब फैसिलिटी देंगे तो डेफ़िनेटली काफ़ी अच्छा, मतलब अभी साउथ कोरिया से भी बहुत लोग कर रहे हैं ट्रैकिंग। महाराष्ट्र से ज़्यादा ट्रैकिंग चलता है, वेस्ट बंगाल से चलता है। ये तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन आजकल साउथ कोरिया के जो लोग हैं, मतलब स्पेशली चेन्नई, तमिलनाडु से बहुत सारे लोग भी ट्रेक कर रहे हैं आजकल। और फॉरेनर्स का क्या ये है, मतलब जनरली इंडिया के लोग बाहर जाते हैं ट्रैक करने, राइट। यहाँ कितने आते हैं? आते हैं फॉरेनर आजकल, फॉरेनर्स की भी काफ़ी सारे ट्रैक्स आने आते हैं, इसलिए आईएमएफ एक इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है दिल्ली में, इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन, तो वहाँ पे उनको रजिस्टर करना पड़ता है, तब जाके वो इंडिया में क्लाइंब, अलग अलग पीक्स भी क्लाइंब करते हैं उनके अंडर। बाकी ट्रैकिंग में तो वो इवन दे कैन डू देम बाय देमसेल्व्स ऑल्सो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे ना बहुत सारे स्टोरीज हैं आजकल, बहुत सारे रील्स में भी मैंने एक आध बार देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें मतलब कुछ दिखा, येती दिखा, बिगफुट दिखा, या आत्माएं दिख रही हैं।
आपने देखी है? नहीं, आत्माएँ तो कुछ होती नहीं है, लेकिन यति के बारे में ऐसे हुआ था कि आर्मी की टीम थी, उन्होंने प्रेडिक्ट मतलब ये किया था कि हमने यति देखा है, बट आई थिंक इट्स अ मिथ। यति मुझे नहीं लगता किसी ने देखा है, बट नेपाल में जब आप नामचे बाजार की तरफ एक खुमजुंग खुंडे एक विलेज है, वहाँ पे उन्होंने यति का स्कल रखा है, लेकिन वो यति का स्कल है वो पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक स्कल रखा है, जिसके ऊपर बाल है। हाँ, लेकिन वो रियल है, नहीं है पता नहीं। लेकिन वही मैंने आज तक लाइफ़ में देखा कि दैट इज़, बट बाकी तो जो सुना है मुझे लगता है कि दैट इज़ मेबी समटाइम्स हैलुसिनेशन की वजह से भी हुआ होगा। बल्कि हमें तो कभी मुझे 30 साल की जर्नी में कभी ये चीज़ हाँ, दिखी कि जब हाँ, मल्टीवर्स है। ऑक्सीजन कम हो जाता है, हाँ, दिमाग तो बनाने लगता है हाँ, कहानियाँ। एग्ज़ैक्टली ऐसे भी हो सकता है। थैंक यू आनंद, थैंक यू हमसे मैम, बात थैंक करने यू। के लिए। और मेरे को ना आपका वो फिलोसोफर साइड ज़्यादा दिख रहा था पूरे इंटरव्यू में। ओके, एंड मोरोवर आपने जो बोला कि माउंटेनियरिंग आपको लाइफ सिखा देती है, जीना सिखा देती है। राइट। सो दैट आई कुड सी इन दिस एंटायर इंटरव्यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।